आगंतुक महानुभावों को श्री राम जी का स्मरण करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस व्योमव्यापी वैश्विक हिंदी संस्थान के पटल पर। मैं वास्तव में कोई साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन मूकं करोति वाचालं पंगुं गिरियति लिघं, अ, उसी उसी उक्ति को सार्थक करते हुए राम जी की कुछ कृपा है कि मैं कुछ यहाँ कहने के लिए आमंत्रित कर लिया गया हूँ। मुझे अपना बालक जान करके आप क्षमा करें। विविध विद्वानों से परिचय होना, उनके सन्मुख होना, यह एक बड़े सौभाग्य की मेरी बात है। पुनः आज के इस प्रसंग में और वैश्विक हिंदी संस्थान के स्थापना को का चिंतन करते हुए यदि मैं कहूँ कि जब संपूर्ण विश्व आर्तनाद कर रहा था, कठिन कोविड का काल चल रहा था, उस समय सितंबर 2021 में मानो जैसे श्री जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी में कहा गया है कि अहो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, तिमिर में घन चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यह उस तपते हुए समय में वैश्विक हिंदी संस्थान का स्थापन हुआ। रामचरित भवन के प्रांगण में अनेकानेक बृहद काव्य संग्रहों का यहाँ विमोचन हुआ। गद्य संग्रह, रामायण के मोती यहाँ पिरोए गए। अनेकों काव्य गोष्ठियां हुई। परिचर्चाओं में यहाँ तक के छंदों का लेखन, किस प्रकार से छंदों का विज्ञान है, पिंगल को भी यहाँ पिरोया गया और एक दूसरे को परस्पर साहित्य और भावनाओं के इस संगम में सभी को सम्मानित करते हुए हम यहाँ बारंबार एकत्रित होते हैं और श्री प्रभु चरणों का स्मरण करते हैं। विश्व हिंदी दिवस अब कोई अपरिचित नहीं है। अनेकों बार देश देशांतरों में इसके आयोजन हो रहे हैं। यद्यपि कहा जाता है कि इसे यह 18वां विश्व हिंदी दिवस है, लेकिन यदि इतिहास को देखें, आजकल तो गूगल गुरु बताने के लिए तत्पर रहते हैं। वहां मैं थोड़ा सा जानकारी करने का प्रयास कर रहा था, ज्ञात हुआ कि नागपुर में सन 1974 में पहली बार, जिस प्रकार अभी बनारस का ज्ञात हुआ कि प्रथम बार साहित्य सम्मेलन हो रहा है, इसी प्रकार विश्व हिंदी सम्मेलन माननीय इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1974 में आयोजित हुआ। 2006 में प्रवासी भारतीय दिवस के तुरंत उत्तर काल में, यानी 9 तारीख को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है और 10 जनवरी को यह विश्व हिंदी दिवस आयोजित होता है। मेरा भी सौभाग्य है कि दुबई में रहते हुए विगत 5 वर्षों से मैं यहाँ के दूतावास में विश्व हिंदी दिवस को आयोजित कर रहा हूँ। प्रथम बार माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहाँ पधारी, उनसे ब्रज भाषा के बारे में कुछ चर्चा हुई। उन्होंने स्वयं कहा कि हिंदी की जननी है ब्रज भाषा, और क्यों ना हिंदी दिवस आने वाला है, आप लोग हिंदी के ऊपर कोई कार्य करें। सौभाग्यवशात मैं रामचरित भवन से जुड़ा और आज पुनः गदगद हृदय से और विनम्रता पूर्वक आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर श्री ओम गुप्ता जी से कि वह कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दें और इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य जी। यथा नाम तथा गुण, नाम भी साहित्य इनका। और आज के इस शुभ दिन पर इससे बढ़िया कौन व्यक्ति होगा इस कार्यक्रम का संचालन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय विशेष अतिथि आज के डॉक्टर सिंहपाल जी का विशेष स्वागत, और विशेष अतिथि श्रीमती शिशुपादा जी, श्री कमलेश भट्ट कमल जी और डॉक्टर जगदीश जी, आप सबका स्वागत।
आप सबने समय निकाला। हम बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि हम कितने टाइम जोन में चल रहे हैं। इस समय मेलबर्न में 2 बजे होंगे, 2:30 बजे होंगे। जी मतलब ये कौन सी तारीख की है? 11 जनवरी की। और 11 कैलिफोर्निया में, जहाँ से चंद्रमा जी हैं, वहाँ सुबह के 6:30 बजे हैं। तो सुबह 6:30 से 2 बजे का टाइम जोन है। अब इसको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहें तो कैसे कहेंगे? तो जो विश्व हिंदी दिवस की जो संकल्पना है वो यहाँ साक्षात आप देख रहे हैं कि हो रही है। तो मैं बस 1-2 छोटी सी बातें करूंगा और कुछ जानकारी वैसे आप सबको सब परिचित हैं आज के कार्यक्रम की और इस संस्थान की पिछले 1.5-2 साल की यात्रा में हमने सबने मिलकर क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया। ताकि कुछ जानकारी की आपको ना पता हो तो आज ये सुनहरा मौका है हमारे लिए जानने का। तो मैं पावर पॉइंट थोड़ा शेयर करूँ। तो इसका तो इसके छोटे सा, हालांकि हैती जी ने इस पर हल्की सी चर्चा की कि जब पिछले वर्ष भारतवर्ष के 75 की स्वतंत्रता के 75 वर्ष शुरू हो रहे थे, तो 2021 में ये गतिविधि आरंभ हो गई। तो हम लोगों ने भी सोचा, क्योंकि हम इस रामचरित मंथन से बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, 2-2.5 3 साल से करीब। उनमें से कई सारे कवि हैं, साहित्यकार हैं। तो क्यों न हम हमारे देश के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और एक काव्य सम्मेलन किया भारत देश के ऊपर, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत के लोग। तो उसमें वो जो काव्य गोष्ठी थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुई और वो 24 घंटे से अधिक लगातार चली। तो जब इतनी लोगों में हमने देखी कितना उत्साह है हिंदी को लेकर, तो उससे फिर ये वैश्विक हिंदी संस्थान की परिकल्पना हुई। इसके पहले भी हिंदी को लेकर और रामचरितमानस को लेकर कई कार्यक्रम करते रहे। तो ये इसका उद्देश्य यही है कि बस हमें विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। और इस पे एक अंडरलाइन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, अपना प्रचार प्रसार नहीं करना है। कई बार हम इससे थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं कि हम हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्या अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उसमें अपना प्रचार प्रसार हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो। तो वो एक मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसका हम पूरा प्रयास करते हैं कि अपना प्रचार प्रसार हो तो कोई बात नहीं, पर हमारा मुख्य हेतु हो कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो। तो इस संदर्भ में जो भी पिछले करीब 2 साल में कार्यक्रम हुए हैं, जो अचीवमेंट, जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बिल्कुल संक्षेप में बता देता हूँ। तो 4 काव्य प्रकाशन हुए। एक है राम काव्य पीयूष, जिसमें भगवान राम और रामायण से लेकर कविताओं का संकलन है। फिर कृष्ण काव्य पीयूष, उसमें उसी प्रकार से कृष्ण काव्य, भगवान श्री कृष्ण और उनके समय में जो पात्र थे, घटनाएं थी, उस पर कविताओं का संकलन है। फिर राम हाइकू पीयूष, हमने हाइकू के बारे में व्योम जी से, भट्ट साहब से बहुत कुछ सीखा और उनसे फिर प्रेरित होकर एक राम हाइकू पीयूष प्रकाशित किया, जिसमें 1008 हाइकू हैं। और अंत में जब पूरे 75 वर्ष पूरे हो गए स्वतंत्रता के, 15 अगस्त 2022 को भारत काव्य पीयूष का विमोचन किया। और इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण काव्य प्रकाशन हुए पिछले 2 वर्ष के अंदर। इन काव्य प्रकाशनों के अलावा रामायण के मोती एक गद्य पुस्तक है, जिसमें रामायण के विविध विषयों पर लेख हैं। इसमें आधे लेख अंग्रेजी में, बाइलिंगुअल है, द्विभाषी, आधे हिंदी में। राम जिज्ञासा एक राम और रामायण से लेकर हिंदी की पत्रिका है, जो
हमने कई वर्ष पहले शुरू की थी। तुलसी रामायण का एक संक्षिप्त फॉर्मेट है 1008 पंक्तियों में। रामचरितमानस शब्दकोश एक बहुत बृहद प्रोजेक्ट है जिसमें करीब 10-12 मित्र काम कर रहे हैं। अभी एक समाप्त नहीं हुआ है, पर मैं समझता हूँ करीब करीब 60-70% काम हो चुका है। तो प्रभु ने चाहा तो अगले 2-4 महीने में ये समाप्त हो जाएगा। अगर इसको अंग्रेजी में इट्स रियली मेगा प्रोजेक्ट। और इसी प्रकार से एक रामचरितमानस के संवाद पर भी कई मित्र काम कर रहे हैं। तो ये समाप्त होने पर ये प्रकाशित होनी चाहिए। तो ये हुआ कि अब तक का जो साहित्य में प्रकाशन का लिखने का काम है, जो सब लोगों के सहयोग से संभव हो पाया है। और काव्य गोष्ठियाँ तो बहुत सारी हो चुकी हैं। इसमें कुछ का उल्लेख मैं बताऊँ आपको। मेरा भारत वैश्विक काव्य गोष्ठी, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया आपको, जो गांधी जयंती 2021 पर की हुई थी। फिर राम काव्य गोष्ठी, राम हाइकु गोष्ठी, शिव काव्य गोष्ठी, पितृ दिवस काव्य गोष्ठी, ओम आकृति विधा में काव्य गोष्ठी, भारत काव्य पीयूष काव्य गोष्ठी और भारत के लोकगीत, जो मुझे स्मरण रहा वो मैं आपको बता रहा हूँ, विविध समय पर होती रही हैं। इसके अलावा हम हिंदी को समझें, सीखें और थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाएं। कई परिचर्चाएं इस प्लेटफॉर्म पे, पटल पर हुई। जैसे कविता कैसे लिखें, इस पर मुझे जहाँ तक स्मरण हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर व्योम जी थे, भट्ट साहब थे और डॉक्टर बिंदेश्वरी अग्रवाल थी। इन्होंने हमें बताया कि कविता कैसे लिखनी चाहिए। भट्ट साहब ने भी राम हाइकु कार्यशाला का आयोजन किया, जिससे हम लोग थोड़ा सीखे कि रामायण को लेकर और राम को लेकर एक हाइकु कैसे लिखा जा सकता है। अगर हिंदी में राम साहित्य पर, हिंदी में बहुत विशाल राम साहित्य है और उस पर मैं समझता 2 बार परिचर्चा हम कर चुके हैं। फिर हिंदी काव्य में छंद रचना, उस पर आचार्य ओम नीरव जी ने हमें बताया। हिंदी साहित्य में जो कृष्ण कथा है, जैसे भगवान कृष्ण पर भी बहुत बहुत बड़ा हिंदी साहित्य है, उस पर चर्चा की। इसके अलावा मानस को लेकर तो कई कार्यक्रम हैं, जैसे मानस में प्रिय शब्द, चौपाई, सोरठा, मानस के सही उच्चारण के साथ उसको कैसे पढ़ा जाए। अभी पिछले सप्ताह गीता पर बात हुई, कि गीता को सही उच्चारण के साथ कैसे पढ़ा जाए। तो मैं समझता हूँ, मैं तो एक विद्यार्थी के नाते में देखता हूँ कि मैं इनसे एक विद्यार्थी के रूप में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अन्यथा हमें तो पता ही नहीं था कि गीता को कैसे पढ़ते हैं या मानस को किस तरह से पढ़ते हैं। इसके अलावा कई कोर्स पे चला, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोर्स होते हैं। अब कोर्स का सही हिंदी शब्द अभी तक मुझे नहीं पता पड़ा। आप लोग विद्वान है, सब आपको भी बताएं तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो एक तो कोर्स अभी अभी समाप्त हुआ है, वो छंद विज्ञान का कोर्स था। तो आचार्य ओम नीरव जी जो लखनऊ के हैं, अभी किसी और कार्यक्रम में वो भी व्यस्त हैं इस समय, इसलिए जुड़ नहीं सके। मैंने उनको आमंत्रित किया था। तो उन्होंने 6 महीने हमें छंद विज्ञान सिखाया है। मात्रा क्या है, लय क्या है, वहाँ से लेकर गजलें कैसे लिखी जाती हैं, और नाना प्रकार के छंदों के बारे में बात की। ये 6 महीने कोर्स चला और हर सप्ताह में, महीने में 2 बार इसकी क्लास हुआ करती थी। इसके पहले हम एक सुंदरकांड पर एक कोर्स कर चुके हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में कोर्स होता है, एक एक लाइन पर और एक एक शब्द पर चर्चा की। संक्षिप्त रामायण पर कोर्स हो गया। फिर बालकों के लिए एक रामायण का क्रैश कोर्स किया था। और अभी फिलहाल संपूर्ण रामायण पर एक कोर्स चल रहा है, जो पूरा 1 साल चलेगा। हर गुरुवार को क्लास होती है और उसमें बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक का पूरा कोर्स का अध्यापन हो रहा है। तो ये गतिविधियां रही। अब मैं थोड़ा सा आज के सम्मान पर बात आता हूँ कि और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्यों मुझे लगा कि ऐसा हमें करना चाहिए। क्योंकि ये जो भी मैंने अब तक बताया आपको, ये करीब 2 वर्ष की उपलब्धियां हैं। और 2 वर्ष में इतनी सारी उपलब्धियां कम हैं, अधिक हैं, उचित है, अनुचित हैं, इसके तो निर्णायक आप ही हैं। पर ये इसलिए संभव हो पाया कि इसमें बहुत सारे मित्र देश विदेश से, सैन फ्रांसिस्को से लेकर मेलबर्न तक लगे हुए हैं। और इनके मेहनत, परिश्रम और लगन का ये परिणाम है कि ये सब कार्यक्रम हो पा रहे हैं। जैसे लोग सिर्फ एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, और हमारा इसमें कोई मेरा व्यक्तिगत कोई ऐसा योगदान नहीं है। तो इनका जो अधिक परिश्रम है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और
दिन प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत सारा मन है। अभी भगवत गीता पर क्लास शुरू करने का मन है, तो प्रभु ने चाहा तो अगले 2-4 महीने में वो भी आरंभ हो जाएगा। तो मैं उन सब मित्रों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिन्होंने संस्थान की हिंदी की बहुत बड़ी सेवा की है। इसीलिए ये सम्मान का कार्यक्रम आज रखा गया है। तो इसमें पहले तो यही दुविधा रही कि सम्मान का क्या नाम दिया जाए। हमने भी गूगल देवता और हमारे मित्रों से सबसे बहुत पूछा, सबने बड़े-बड़े उदाहरण अपने भेजे और बहुत सोच विचार के मंथन करने के बाद हमें कुछ नाम जचे नहीं। फिर घूम फिर कर हमने जो भारत सरकार के जो 4 नागरिक सम्मान है, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, उन्हीं की नकल कर ली। अच्छी चीज़ों की नकल करने में कोई बुराई नहीं है। तो उसी के मॉडल पर वैश्विक हिंदी संस्थान काव्य रत्न ये सर्वोत्तम सम्मान, फिर उसके बाद में वैश्विक हिंदी संस्थान काव्य विभूषण, वैश्विक हिंदी संस्थान काव्य विभूषण और वैश्विक हिंदी संस्थान काव्य श्री, इन 4 सम्मान की परिकल्पना हुई। तो आज उन्हीं सम्मान के लिए इस समारोह का आयोजन हुआ है। कई बार इसमें मन में दुविधा होती है कि कुछ मित्रों ने पहले हमें लिखा था, जब किसी कारणवश हम उन्हें इस लिस्ट में नहीं जोड़ पाए, तो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि चयन का क्या आधार है। कि इसमें हमारी जो संस्था है, संस्थान है और रामचरित भवन के कार्यक्रमों में जिन्होंने श्रेष्ठ योगदान दिया है, योगदान काव्य संग्रह के प्रकाशन में हो सकता है, उनकी कविताओं भेजने में हो सकता है, संपादन में हो सकता है, काव्य गोष्ठी की परिचर्चा में, आपने सब सारी कार्यक्रम के बारे में लिस्ट आप देख ही चुके हैं। तो ये अगर किसी को सम्मान नहीं आज हम दे नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कवि नहीं है या श्रेष्ठ कवि नहीं है। वो हो सकता है भारत के सबसे बड़े कवि हों, पर चूंकि वो हमारी संस्थान से जुड़े नहीं है, हमारे संस्थान में कोई विशेष भागीदारी ना ली हो या बहुत बाद में जुड़े हों, तो हो सकता है हम उन्हें आज सम्मानित, औपचारिक रूप से सम्मानित नहीं कर पा रहे। तो वो मित्र इस बात का अन्यथा ना लें। ये संस्थान के सम्मान पत्र हैं, इसलिए नहीं कि हम विश्व में सबसे टॉप, ये नोबेल प्राइज नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है विश्व में उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है। दिस इज द इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ, क्योंकि कोई भी संस्थान इस तरह के कार्यक्रम करते तो संस्थान के सदस्य हों, संस्थान के कार्यक्रम में भाग लें। मैं तो ये कहना चाहूँगी, इन मित्रों ने संस्थान को सम्मानित किया है, तो उल्टा हमें सोचना चाहिए। उन्होंने अपने समय से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से जो योगदान लिया है, उसी का उसी के एक तरह से कहें आभार प्रकट करने के रूप में ये सम्मान है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रभु ने चाहा तो हर साल इस तरह का आयोजन करते रहेंगे और मित्रों से निवेदन है कि अगले साल भी अपना नामांकन भेजें। इसकी पूरी प्रक्रिया, इसमें 11 मित्रों ने योगदान दिया है, इनको चयन के आधार में। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पर आज। उसमें भी यूएस, कैलिफोर्निया, यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सिर्फ के हिंदी के विद्वानों ने हमें मदद की इनके चयन के ऊपर। तो ये कोई आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं है कि ये मनमाना जिसको जान पहचान का हुआ, दोस्त हुआ, उसको हमने इसमें शामिल। तो ये थोड़ी सी मैं परिचय आपको देना चाह रहा था और आप आज सब पधारे इस समारोह में। मैं आपका आभारी हूँ और आपने मुझे सुना, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। बस आप हिंदी से जुड़े रहें, हिंदी का प्रचार प्रसार करें, अपना भी करें, पर हिंदी का भी प्रचार प्रसार करें, वो बहुत आवश्यक है। जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। वाह, बहुत सुंदर उक्ति के संबोधन के साथ आपने यह धन्यवाद दिया। निश्चित ही इतनी उपलब्धियां इतने त्वरित काल में और इतने व्यस्त जीवन में तभी हो सकती हैं जब कोई इसके लिए पूर्णतः समर्पित हो जाए।
ओम भाई साहब, आपके लिए मैं कहाँ तक कहूँ, एक चीज ही कहने में, बस कोई प्री प्रिपरेशन के साथ नहीं कह रहा हूँ, बस जो षडंग जो आ रहा है मुख पर, यह कहने को दिल करता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, वाले पोषे सभई अंग, तुलसी सहित विवेक। अनेक अंग यदि भाषा के देखे जाए, चाहे वो गद्य है, पद्य है, छंदों की रचना है, वार्ताएं हैं, संवाद हैं, अध्ययन है, अध्यापन है, और सभी को यदि उनका ध्रुवीकरण देखा जाए तो सब मानस पर आधारित है। मानस में क्या समाहित नहीं है? आपने उन सभी को और हम सभी ने मिलकर के यह यह जो संयोग बन रहा है, आज इतने अद्भुत विद्वान भाषा भारती के, सरस्वती के पुत्र यहाँ उपस्थित हैं और बारंबार इस पटल पर एकत्रित हुए हैं। उनमें सुनाम धन्य आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर हरिपाल सिंह जी का मैं भूरिशः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी की ओर से। कहा जाता है कि जब मोर का बालक आता है, अंडा होता है, तो उसके अंड में रंग नहीं भरे जाते, मोर के पंख तो स्वतः चित्रित होते हैं। इसी तरह जब हमने हरिपाल सिंह जी का जीवन परिचय देखा, मुझे आज्ञा हुई कि उनके परिचय के बारे में कहें, तो कहां तक कहें, वाणी रुक जाएगी। पुनः यदि मैं मानस की स्मृति करता हूं, तो सिमिट सिमिट जल भरे तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहे आवा। उसी प्रकार से इतनी विविधता है आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में कि पीएचडी है तो वो लोक साहित्य में है, आपका स्नातक ग्रेजुएशन है तो विज्ञान से है, बीएससी है, स्नातकोत्तर है तो वह समाज शास्त्र से है, हिंदी भाषा से है। यदि आपका व्यवसाय देखा जाए, जो सेवारत जहां रहे, तो आपने आकाशवाणी के माध्यम से इस धरती की सेवा करी, इस राष्ट्र की सेवा करी, अनेकों लिपियों से संबंधित कार्य आपने किए। यदि सम्मान और उपाधियों की गणना की जाए तो सैकड़ों हैं, 150 तो प्रमुखतः गिनी जा सकती हैं। साहित्य के सृजन में अनेकों, लगभग 25 से अधिक तो आपने मौलिक उपन्यास, काव्य, कथा इत्यादि की रचनाएं करी हैं। डिक्शनरी, शब्दावलियों का निर्माण किया, उसमें भी जहां हिंदी के साहित्यकार ठहर जाते हैं, जहां तकनीकी शब्द आते हैं, वहां तकनीकी शब्दों को आपने अंग्रेजी से और हिंदी में रूपांतरित करके भाषा के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण में विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया। 1000 से अधिक आपके लेखन निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में आप हमारे मध्य में विराजमान हैं, लेकिन भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में आप हिंदी सलाहकार हैं। आप श्री का जन्म हमारे पड़ोस में, हमारे कहूंगा कि हमारे ओम जी भरतपुर से हैं, मैं मथुरा से हूं, और आपका जन्म अलीगढ़ में हुआ है 15 जुलाई 1955, एकादशी का दिन, कृष्ण पक्ष, शुक्रवार। यह यदि उस कैलेंडर से हम पंचांग को देखें तो इस प्रकार जुड़ता हुआ दिखता है। तो आप श्री का जन्म और हमारे मध्य में इस पुनः, बड़ा अच्छा नाम श्री जगदीश जी का व्योम, मैं अक्सर इस जूम की मीटिंग को व्योम व्यापी कहता हूं, तो इस व्योम व्यापी पटल पर पुनः श्री हरिपाल जी का स्वागत है, और उनका को हम आमंत्रित करते हैं, उनके संबोधन के लिए लालायत हैं और अभिलाषा करते हैं कि यह आज का कार्यक्रम आप श्री के संबोधन से सुशोभित हो, अलंकृत हो। स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी जी, और हमारे आज के आयोजक, संयोजक, प्रायोजक डॉक्टर ओम गुप्ता जी, और आप सभी मित्रगण। इस
जो सभा हमारी हो रही है, इसमें डॉक्टर जगदीश व्योम जी बड़े मेरे पुराने मित्र हैं। जब मैं आकाशवाणी मथुरा में था और वहाँ पर ब्रज माधुरी जो कार्यक्रम था पहले दिल्ली से हुआ करता था, वो मैंने वहाँ शुरू कराया था मथुरा में। तब से एक मिनट यदि मैं थोड़ा-सा रोक दूँ, क्योंकि ब्रजमाधुरी से मेरा बड़ा लगाव है। मेरे पिताजी और चाचा जी हैं लव कुश चतुर्वेदी। अरे वाह, वाह, वाह! अरे वाह, वाह! हमारे आकाशवाणी मथुरा के वो प्रतीक थे संगीत के, है ना जी? वर्तमान में मथुरा में ही निवास है। दोनों ही भाई 80-80 वर्ष की उम्र में हैं और मथुरा में निवास करते हैं। ये 3 चतुर्वेदी मेरे साथ में रहे, जो हाँ, श्री यतीन्द्र। चतुर्वेदी जी की वंश परंपरा से जुड़े हुए थे, तो वो मेरे साथ रहे। तो चूँकि हम तो अखिल भारतीय सेवा के रहे थे, संघ की सेवाएँ से चयनित हुए थे, तो मथुरा में भी रहे, शिमला में भी रहे, दिल्ली में 4-4 स्टेशनों को देखा, ये सब था। लेकिन मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आज हम विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ जुड़े हुए हैं। जैसा कि बताया, चतुर्वेदी जी ने बताया कि ये जो 2006 में इसका शुभारंभ हुआ था 1975 में। ये दरअसल चूँकि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 10 जनवरी को, तो उसी उपलक्ष्य में इसको सरकार ने स्वीकार किया। और संयोग ये है कि मेरे मित्र हैं पटना के श्री वीरेंद्र कुमार यादव, उस समय वो केंद्रीय हिंदी समिति के सलाहकार समिति के सदस्य थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए। तो उनके प्रस्ताव को तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्वीकार कर लिया और तब से ये मनाया जा रहा है। जिस प्रकार हम प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं कि उस दिन 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत लौटे थे। तो उनकी स्मृति, उनके उस प्रवास के आधार पर मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस, और संयोग से अब ये है कि सरकार ने एक दिन पहले और शुरू कर दिया, उसको युवा प्रवासी दिवस कह दिया। इंदौर में जो हमारे यहाँ ये कार्यक्रम हुआ, ये 3 दिन का, तो ये अब युवा प्रवासी दिवस भी होने लगा है इस वर्ष से। तो ये जो ये दिवस एक सिर्फ ये कहें कि इससे किसी औपचारिकता की पूर्ति नहीं हो रही, बल्कि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। हम स्फूर्त भाव से पुनः उस आंदोलन में जुट जाते हैं, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने कल्पना की थी। हम सब जानते हैं कि जब संसद की, तब हम आजाद नहीं थे, उस समय संविधान सभा की बैठक हुई और सब पूरा का पूरा संविधान लिख दिया गया। तो उसके बाद ये विचार आया, जो संविधानविद थे, कि भाई ये संविधान तो हमने लिख दिया, लेकिन हमारे इस देश की भाषा कौन-सी होगी? तो उसके लिए समिति बनाई गई और उस समिति में संयोग से ये था हिंदी तर क्षेत्र के लोग थे। तमिलनाडु के गोपाल स्वामी अयंगर थे, गुजरात के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे और महाराष्ट्र के शंकरदेव जी थे और आंध्र प्रदेश की दुर्गा बहन थी। तो इस तरीके से जो हिंदीतर क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस देश की जो राजभाषा है वो हिंदी ही हो सकती है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले राजा राम मोहन राय से लेकर के बंकिम चंद्र चटर्जी से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेकर के महर्षि दयानंद से लेकर के और महात्मा गांधी तक सब लोगों ने इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के नाम से संबोधित किया, यानी राष्ट्रभाषा हमारे इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी थी, लेकिन वो राजभाषा को स्वीकार करना था, राजभाषा में लाना था, राजकाज में लाना था। जैसे कि मुगल काल में फारसी राजभाषा थी, ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ अंग्रेजी राजभाषा हो गई, तो उसी तरह से हम चाहते थे कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी हो। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इसको स्वीकार किया और वो संविधान की धारा 341(3) के अंतर्गत इसको 343(1) के अंतर्गत इसको स्वीकार किया गया। और ये बहुत से लोगों को नहीं जानकारी कि ये जो राजभाषा हमने स्वीकार की, इसको 14 सितंबर 1947 को, यानी 2 वर्ष पहले ही संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। उसमें जो अड़ंगा एक लगा हुआ था ये कि हम इसके जो अंक हैं देवनागरी के स्वीकार करें या कि रोमन लिपि के स्वीकार करें। वो इस बात पर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस समिति के अध्यक्ष थे, संविधान समिति के, जिसमें राजभाषा पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने फिर ये मत दिया कि भाई हमारी जो, चूंकि दक्षिण भारतीय लोगों ने हमारी इसको हिंदी को स्वीकार कर लिया है राजभाषा के रूप में, तो क्यों ना हम इसको मानते हुए हम जो रोमन के अंक हैं उनको स्वीकार कर लें। तब से मतलब जो सरकारी दफ्तरों में है वो देवनागरी के अंक
स्वीकार किए गए हैं। शायद किसी का माइक खुला हुआ, वो माइक बंद कर लें। हिंदी अब की नहीं है कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर ली या उन्होंने उसमें गद्य में लिखना शुरू कर दिया या उसको खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया, तब से। हिंदी तो हजार साल से भी अधिक समय से है। जब गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य सरहपाद ने पहला जो अपना काव्य लिखा, पहली जो अपनी कविता लिखी, वो हिंदी में थी। और उसके बाद में हम सब जानते हैं कि अमीर खुसरो ने जो भाषा में कविता की उसको उन्होंने हिंदवी कहा, और यहाँ के हिंदी के जो भारत के रहने वाले लोग थे उनको हिंदी कहा, तो तब से हिंदी शब्द प्रचलन में आया। उससे पहले भाषा के नाम पर हमारे यहाँ भाखा थी। भाखा जो ब्रज भाषा की बात चतुर्वेदी जी अच्छी तरह से जानते होंगे कि तत्कालीन भारत में मध्य युग में तो कम से कम इतना था, रीतकालीन युग में, कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो राजभाषा थी जिसमें कविता लिखी जा रही थी, उसको लिखने वाले ब्रज भाषा में थे। आपको शायद ज्ञात होगा कि गुजरात में 250 वर्षों तक एक ब्रज भाषा का भी पाठशाला चली, और इसको लिखने के लिए असम के जो शंकर देव जी थे उन्होंने ब्रजबुली के नाम से लिखी। और जो हमारे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी ब्रजबुली नाम से एक अलग से कविता लिखी। तो ये जो भाषा है, भाषा तो कहते हैं कि ये बहती हुई नदी है, जो बहता हुआ नीर है, नदी में जो नदी बह रहा है। तो इसमें विभिन्न तरह की जो नदी नाले के रूप में आए हैं, इसमें ब्रजभाषा आई है, इसमें अवधी आई है, भोजपुरी आई है, कन्नौजी आई है, इसमें बुंदेली आई है, इसमें हरियाणवी है, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, और इसमें ग्वालियरी भाषा है। इसमें जो भिन्न भिन्न जो भाषा है, आज स्थिति ये है कि ये हिंदी जिसे हम कह रहे हैं, जिसकी लिपि नागरी लिपि है, जिससे मैं आजकल जुड़ा हुआ हूँ, तो नागरी लिपि की जो संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषा है, 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में नागरी लिपि में लिखा जा रहा है, मतलब उनकी लिपि नागरी लिपि है। और हिंदी की 75 उपभाषाओं और 125 बोलियों की लिपि भी नागरी लिपि है। तो हिंदी और नागरी लिपि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नागरी लिपि उसका रथ है, उस रथ ने एक वाहन के रूप में हिंदी को देश देशांतर में पहुंचाया है। आप जो प्रवासी भारतीय हैं, जहां पर आप बैठे हुए हैं, वहां पर आप जो लिख रहे हैं हिंदी में, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कहा तो यह जाता है कि आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व इंडोनेशिया में हमारे महर्षि अगस्त्य और मार्कंडेय गए थे। मतलब जो इंडोनेशिया की पुरानी जो आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत से ये लोग 2 ऋषि आए थे, तो वो अपने साथ वो नागरी लिपि और हिंदी को भी ले गए थे। और जब हमारे भारतीय कुछ जो अंग्रेजों के कुचक्र के कारण गिरमटिया के रूप में, एग्रीमेंट के रूप में, जब पहले 1834 में मॉरीशस में गए और 1879 में फिजी में गए, मतलब फिर उसके बाद ये उससे पहले ये ट्रिनिडाद में भी गए, और अन्य जो हमारे जो ये देश कैरिबियाई देश थे उनमें भी पहुंचे। वो अपने साथ रामचरितमानस ले गए थे, हनुमान चालीसा ले गए थे, वो गीता ले गए थे। उसके माध्यम से जो उनको प्रताड़ना मिलती थी, वहां जो दंड मिलता था, जो कष्ट भोगते थे, वो उन कष्टों को इन्हें पढ़ करके भुला देते थे। उनमें एक ऊर्जा का भाव पैदा होता था कि हम भारतीय हैं, हम जो है झुकेंगे नहीं, भले ही कितने ही हमारे ऊपर कष्ट आते रहे। तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं जिसका आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपने रामचरित भवन जो बनाया है, तो ये सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता रहा ये ग्रंथ। और सबसे ज्यादा जो शोध कार्य हुए, पीएचडी और डीलिट हुई है, वो सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस ही है, उसमें सबसे ज्यादा हुई है। तो ये जो रामचरितमानस, भले ही वो कहते हो कि वो सब अवधि में लिखा गया है, वो हमारी हिंदी ही है। भले ही वो अवध क्षेत्र की अवधि की उसमें हो, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा। और ब्रजभाषा में आप जानते हैं उन्होंने कवितावली लिखी, गीतावली लिखी। तो ब्रजभाषा तो इतनी प्रिय भाषा, मधुर भाषा रही है। और सौभाग्य से मुझे आकाशवाणी में, जो आकाशवाणी दिल्ली का ब्रज माधुरी कार्यक्रम है, उसके संचालन का दायित्व मुझे दिया गया था, उसको मैं देखता रहा। और मथुरा में तो मैं रह करके मैंने बल्कि ब्रज लोकगीतों पर पीएचडी की, उसके बाद डीलिट भी उसमें हुई। तो ये सौभाग्य मेरा रहा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि ब्रजभूमि है, क्योंकि पूरा ब्रज क्षेत्र उसके अंतर्गत है। तो ये सब लोग कर रहे हैं, जैसे अपने डॉक्टर जगदीश बेऊम जी ने
कन्नौजी में काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। मतलब ब्रज भाषा में तो बहुत सालों से, सैकड़ों वर्षों से कार्य हो रहा है, लेकिन कन्नौजी में काम नहीं हुआ था, वो हमारे डॉक्टर व्योम जी ने किया है। इसी प्रकार अन्य अन्य विद्वान अपनी अपनी जो हमारी प्रादेशिक भाषा है उसमें काम कर रहे हैं। प्रादेशिक भाषाओं का उत्स ही हमारी हिंदी में है। जिस दिन हम प्रादेशिक भाषाओं के शब्द हिंदी में से निकाल देंगे तो हिंदी हिंदी नहीं रह जाएगी, एक दूसरी ही भाषा बन जाएगी। तो जो भाषा हिंदी है उसमें हमारे में ब्रज का भी रस है, अवधी का भी है, भोजपुरी का भी है, मैथिली का भी है, मगही का भी है, बज्जिका और अंगिका का भी है, हरियाणवी का भी है, पंजाबी का भी है। जब कबीरदास जी ने अपने दोहे लिखे तो कबीरदास जी तो एक घुमक्कड़ कवि थे, और उनके आप जब भी आप दोहे पढ़ेंगे तो हर जो पंजाबी भाषी है वो अपने टोन में पढ़ेगा, अपनी लय में पढ़ेगा। हम उसको ब्रज भाषा की टोन में पढ़ेंगे, या अवधी वाला अवधी की टोन में पढ़ेगा। तो ये इस तरीके से ये जो भाषा है ये बहती रही है। आपको ज्ञात होगा कि जो हमारे जो बड़े-बड़े संत थे, चाहे वो संत नामदेव जी थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के थे। वो कहाँ जाकर के आए? पंजाब में आए। पंजाब में रह करके उन्होंने अपने पद लिखे। इसीलिए जो हमारे सिख मत का जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें अनेक कवियों के, मतलब जो हिंदी के जो कवि माने जाते हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, सबके पद उसमें संकलित किए गए हैं, जिसकी वाणी गुरुद्वारों में हमें आज भी सुनने को मिलती है। तो ये हमारी परंपरा हिंदी की है, और हिंदी की परंपरा जो आप वहां पर निभा रहे हैं प्रवासी भारतीय के रूप में, ये एक बहुत बड़ा एक कहें कि जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था प्रवासी दिवस सम्मेलन में कि जितने प्रवासी भारतीय हैं वो सब राष्ट्रदूत हैं। तो आप हमारे इस भारत के राष्ट्रदूत हैं। भारत की सुगंध को आप वहां पर फैला रहे हैं। आपका जो वहां पर प्रवास है, आपका जो रहन सहन है, आपकी जो व्यवहार है, वो भारतीयता की पहचान है। मतलब वहां के जो लोग हैं, आप अमेरिका में रहे तो अमेरिका के लोग आपको देख करके महसूस करते हैं कि भारत के लोग ऐसे रहते होंगे, भारत के लोग ऐसे व्यवहार करते होंगे। तो भारत की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, आपके कंधों पर उसका भार है कि भारत की प्रतिष्ठा को आप बनाए रखेंगे, और इसमें हिंदी बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और मुझे भी थोड़ा-सा कार्य करने को मिला। हमारे डॉक्टर जगदीश व्योम जी एक अनन्य पत्रिका वहाँ से प्रकाशित कर रहे हैं, उसके संपादक हैं। मैं एक अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क में है, उसकी पत्रिका सौरभ, ये पिछले 30 वर्षों से प्रकाशित हो रही है न्यूयॉर्क से। तो इसका दायित्व तो पहले डॉक्टर दाऊजी गुप्त देखते थे, लखनऊ के जो मेयर रहे थे, और उसके स्वर्गारोहण के बाद उसका दायित्व मुझे मिल गया। तो उस बहाने से मैं आपसे जुड़ा, और जो प्रवासी भारतीय, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस पत्रिका के लिए जितने भी लेख मिलते हैं, कविता मिलती है, संस्मरण मिलते हैं, वो सब देवनागरी लिपि में लिखे मिलते हैं। किसी का भी रचना मुझे अंग्रेजी में नहीं मिलती, मतलब मुझे किसी भी रचना का अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जितने भी प्रवासी भारतीय आप सब लोग बैठे हुए हैं, सबसे मेरा जो वार्तालाप फोन पर होता है, आप लोग बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, और मतलब कहीं भी कोई अंग्रेजी का शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता। तो हमें बड़ा ही गर्व होता है कि आपने हिंदी की संस्कृति को वहां पर बचाए रखे हुए हैं। हमारे और भी कुछ मित्र हैं जो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में फिलाडेल्फिया में डॉक्टर मीरा सिंह हैं, कैलिफोर्निया में डॉक्टर नीलू गुप्ता हैं, कनाडा में हमारे गोपाल बघेल मधु जी हैं, और उनका अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। मैं भी थोड़ी देर पहले उन्हीं के कार्यक्रम में था, उनके कार्यक्रम को छोड़ करके मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम चला, एक अपने बहुत बड़े कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरओद, उनके पौत्र ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनकी स्मृति में कार्यक्रम पहली बार वहां किया गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहां भी मैं जुड़ा। और उसके बाद एक भारत में एक कार्यक्रम हुआ, उसका विषय ही रखा था हिंदी के विकास में नागरी लिपि की भूमिका। तो वो एक संस्था है हमारे, एक अध्ययन एवं अनुसंधान पीठ, उसकी ओर से था। तो आज 4 कार्यक्रम तो मेरे पास ही हो गए, और आप लोगों के पास में भी अनेक कार्यक्रम रहे होंगे, बहुत रहे होंगे। तो और इस मंच से मुझे जोड़ने का मैं समझता हूँ कि जो सुअवसर दिया है वो है हमारी दुबई की डॉक्टर आरती लोकेश। हालांकि हम भौतिक रूप से नहीं मिले हैं, न तो ओम गुप्ता जी से मिले हैं, न और विद्वानों से मिले हैं, लेकिन आवासी रूप में मिलकर के हमें लग रहा है कि हम आपके आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। आरती जी बहुत अच्छा लिख रही हैं, और सभी विधाओं में लिख रही हैं, और उनके ऊपर एक समीक्षा ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ, उसमें भी मेरी टिप्पणी रही।
और उनका एक उपन्यास तुरंत अभी-अभी आया है, ऋतंबरा के सौद्वीप। तो पता नहीं कैसे आरती जी को ऐसा लगा कि इसकी भूमिका मुझे लिखनी चाहिए, और भूमिका लिखने के लिए पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ती है, लगभग 250 पृष्ठ का ही उपन्यास। तो मैंने आग्रह किया कि भाई इसकी प्रिंट प्रति मुझे दे देंगे तो मैं पढ़ लूँगा। तो इन्होंने भिजवा दी तुरंत, इनके रिश्तेदार थे यहाँ सादरा में, वो भिजवा दी, इसको पढ़ा। क्योंकि आजकल जो कई संस्थाओं ने मुझे जोड़ रखा है, ये मेरी नागरी लिपि परिषद तो है ही है। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसने दिल्ली में कवि सम्मेलन लाल किले में शुरू किया गया कराए थे, उसका मैं उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ। एक विश्व नागरी विज्ञान राष्ट्र एक संस्थान है, उसका मुझे महानिदेशक बनाया हुआ है, और एक हिंदी की गूंज है, उसमें सलाहकार बनाया हुआ है, और एक हमारी एक सभी भारतीय भाषाओं की संस्था ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक थे कादम्बनी के संपादक डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी, उसकी कार्यकारिणी का सदस्य बना हुआ है। तो अनेक संस्थाओं से मतलब मुझे जोड़ रखा है, और जैसा कि बताया गया, मैं तो जो चीर-फाड़ करने वाली विज्ञान का विद्यार्थी रहा। मैं कभी भाषा का या भाषा विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा। और उसके बाद मुझे शिक्षा मनोविज्ञान में स्नातक किया, उसमें भी मुझे बाल मनोविज्ञान में विशेषज्ञता की लेकर के की। बाद में जैसे बताया गया कि अन्य विषयों में मैंने कर लिया, और मैंने हिंदी में ये पीएचडी कर ली। तो आप लोगों से सीख करके ही मैं सब कुछ लिख पाया हूँ। और आज भी मतलब नागरी लिपि तो एक बहाना है, दरअसल चूँकि हम जब बाहर होते हैं, इतर होते हैं, तो हमें इसकी महत्ता नहीं जान पड़ती। मैं जब सेवानिवृत्त हुआ 1915 में आकाशवाणी से, यहाँ दिल्ली से ही हुआ, तो उसके बाद एक हमारे बड़े पुराने एक हिंदी सेवी थे, जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी के ओएसडी रहे थे, डॉक्टर परमानंद पांचाल। वो उसको देख रहे थे, वो 90 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, भाई डॉक्टर पाल, आप जो है रिटायर हो गए हैं, अब आपको भारत सरकार जो है पेंशन भी दे रही है, आप इसका काम करें, राष्ट्र की सेवा करें। मैंने कहा चलिए ठीक है जी, हमें भी एक मौका मिलेगा, हमें कुछ इधर-उधर भटकने की जगह। हालांकि विदेश मंत्रालय मुझे बुला रहा था, वहां पर काफी पैसे दे रहा था, लेकिन मैंने कहा ना भाई, अब सरकारी नौकरी बहुत कर ली, 10 बजे से 6 बजे तक की, अब थोड़ा सा मुक्त रहना चाहते हैं। तो ये कार्यालय मुझे दिया गया नागरी लिपि परिषद का। इस बहाने से मुझे नागरी लिपि को पढ़ने का, समझने का, जानने का मौका मिला। इसमें आप जैसे मित्र रहते हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि नागरी लिपि परिषद जब से मैंने संभाली है, तब से मैंने उसके कार्यक्रम, ये जो पत्रिका है, इसको हम प्रकाशित करते हैं त्रैमासिक रूप से। ये एकमात्र पत्रिका है जो नागरी लिपि के विमर्श पर है। उसके इतर इसमें कोई और मतलब किसी तरह का इसमें सामग्री हम प्रकाशित नहीं करते। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद त्रिपुरा में, उसके बाद मणिपुर में, और अभी इसी साल हमने डिब्रूगढ़ का एक बहुत दूर गांव का एक कॉलेज है, तेंगाखात कॉलेज, उसमें जाकर के किया। उससे पहले हमने पांडिचेरी में किया, और तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु में लोग प्राय ये मानते हैं, हम लोग के साथ तमिलनाडु में हिंदी का विरोध है। हिंदी का विरोध नहीं है, वहाँ सबसे ज्यादा हिंदी की परीक्षा देने वाले वहाँ लोग हैं तमिलनाडु में। वहाँ की जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, उसके जो परीक्षार्थी हर साल होते हैं वो 5 लाख होते हैं, 5 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। और जितने हमारे यहाँ दिल्ली में या के आसपास जितने जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के स्कूल चलते हैं ना, वहाँ पर चेन्नई में हिंदी स्पीकिंग कोर्स चलते हैं, वहाँ उसकी ट्यूशन लेते हैं। आपको मालूम होगा कि एक राजनेता थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता अगर मुझे हिंदी आती। मुझे हिंदी नहीं आती, इसलिए मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो हिंदी की वो शक्ति है कि वो व्यक्ति को प्रधानमंत्री भी बना देती है। तो मैं प्राय जब बाहर जाता हूँ हिंदीतर क्षेत्रों में, उनसे कहता हूँ कि भाई एक दिन आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है और लाल किले पर आपको तिरंगा फहराना है, तो आपको भाषण हिंदी में ही देना पड़ेगा। वहां अंग्रेजी नहीं चलेगी, वहां तमिल, तेलुगु, मलयालम या असमी नहीं चलेगी, आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा। तो लोग बड़े खुश होते हैं, और मुझे बड़ा प्रसन्नता ये बताते हुए होती है कि जितने भी जगह मैंने हिंदीतर क्षेत्रों में कार्य किया, हमारी संस्था ने किया, वहां के लोगों ने, वहां विशेष युवा लोगों ने कहा कि जब तक हम हिंदी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम हिंदी को नहीं सीखेंगे, तब तक इस देश की जो मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं, उसे हम कैसे जोड़ पाएंगे। मैं भी उदाहरण देता हूँ कि आपको अगर आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको या कि राष्ट्रीय स्तर की आपको राजनीति करनी है, राष्ट्रीय स्तर का आपको व्यापार करना है, तो जब तक आपको हिंदी और नागरी लिपि नहीं आएगी, तब तक आप उसमें कैसे सफल होंगे। आप कहीं असम में तो नहीं रह सकते, आप तमिल में तो सीमित नहीं रह सकते, आपको कश्मीर भी जाना पड़ सकता है, आपको पांडिचेरी भी जाना पड़ सकता है, तब आपको लगता है कि इसकी अहमियत है। तो हिंदी आज इस भारत की तो राजभाषा है ही है, संपर्क राष्ट्रभाषा तो है ही है,
इसके साथ साथ 44 देशों में हिंदी समझी जाती है, बोली जाती है, आप सब जानते हैं। और 175 से अधिक विश्व के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर। और विश्व के जितने देश हैं, जहां हमारे दूतावास हैं, वहां हिंदी के वहां पर हम प्राध्यापक भेजते हैं भारत सरकार की ओर से। जो हमारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, ICCR, उसकी ओर से प्राध्यापक भेजे जाते हैं हिंदी पढ़ाने के लिए। तो आज विश्व के प्रत्येक देश में, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उसमें हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब अमेरिका में आपके यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, तो छोटे-छोटे बच्चे जो 7-8 साल के बच्चे हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ते हैं, वो हिंदी में कविता सुना रहे हैं, मतलब हिंदी में गीत सुना रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की लगन है कि आप हिंदी के माध्यम से भारतीयता को जिंदा रखना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को आप सशक्त बनाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति का संरक्षण आप अब हिंदी के माध्यम से करना चाहते हैं। यदि भारतीय संस्कृति को विदेश में पहचाना जाता है, तो हिंदी के माध्यम से पहचाना जाता है कि इसमें गीता भी लिखी गई है, इसमें रामायण भी लिखी गई है, इसमें बड़े-बड़े कवि भी हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं, रूपर्ट स्नेल तो ब्रजभाषा में दोहा लिखते थे इंग्लैंड के। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां से जब मैं PhD कर रहा था, तो वहां की विश्वविद्यालय से एक महिला आई थी, डॉक्टर हायदा पावल्स। वो अपनी डीलिट करने आई थी, वो ब्रज के ढोला पर डीलिट करने आई थी, मुझसे सामग्री लेने आई थी, मैंने उनको सामग्री दी थी। तो ये देखिए कितनी ललक है विदेशियों में, मतलब जो मतलब भारत मूल के नहीं है, उनमें इतनी ललक है। अगर 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 वो यहाँ से अगर जो जर्मन विद्वान अगर मैक्स मूलर यहाँ से अनुवाद करके जर्मनी में ना ले जाते गीता का और वेदों का, तो कैसे विश्व को ज्ञान होता कि भारत जो है ज्ञान की खान है। तो हमारी तो ज्ञान की खान अब हिंदी के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है। और आप इसमें इस तरह के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, यह इस बात की एक प्रतीक है कि अब हिंदी देश देशांतर तक पहुंच रही है। और आज जो सम्मानित किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनका कार्य महान है और अन्य लोग भी इसमें जुड़ेंगे। मैंने जब यहाँ पर भारत में जब बात की, तो लोगों ने कहा साहब कि हम इसमें शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ, शामिल होइए। तो मेरे कई मित्र इसमें शामिल हैं, जो दिल्ली से भी हैं, दिल्ली के बाहर के भी लोग हैं, और उनको बड़ी रुचि है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं। मैं उनको कनाडा में जो कवि सम्मेलन होता है उसमें भी जोड़ता हूँ, और अन्य जगह होता है उसमें भी मैं जोड़ता हूँ। तो ये एक हमारा परस्पर आदान प्रदान है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक जीवन पर्यंत है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये पढ़ाई PhD कर ली, डीलिट कर ली, तो हम बहुत पढ़ गए, हमारी पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई तो जीवन पर्यंत है, और ये हिंदी माध्यम के माध्यम से हम करते हैं। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमें अपने आप को भारतीय कहने में गर्व का अनुभव होता है। हमें इस भारतीयता की रक्षा करने में गर्व का अनुभव होता है जब हम हिंदी में कार्य कर रहे होते हैं। आप किसी भी भाषा को, हमारे बच्चे एक से अधिक वैज्ञानिकों ने ये तो साबित किया है कि अगर एक व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानता है तो उसका IQ लेवल ज्यादा होगा। और नावी लिपि के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर आप एक भाषा जानते हैं तो उससे आपका बायां भाग, जैसे मान लो आप रोमन में अंग्रेजी को जानते हैं, तो आपका बायां भाग बस इसका वो उत्तेजित होगा, वो सक्रिय होगा। और जब आप देवनागरी लिपि में आप लिखेंगे तो आपका दायां और बायां दोनों ही भाग जो है वो सक्रिय हो सकते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि देवनागरी लिपि लिखी जाती है, ऊपर भी मात्रा चढ़ाते हैं, नीचे भी चढ़ाते हैं, आगे भी चढ़ाते हैं, पीछे भी चढ़ाते हैं। तो आगे पीछे जो हमारा चलता है उससे हमारा जो मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के दोनों भाग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो इस वैज्ञानिक तथ्य को हमें नई पीढ़ी तक पहुंचाना है, और इस नई पीढ़ी के आयोजन के लिए हम नई पीढ़ी को भी शामिल, छोटे बच्चों को भी शामिल करें, जिससे वो हमारी बात को सुने और उसको समझे, आपकी बातों को समझे, आपकी बातों को वो आगे बढ़ाए। क्योंकि हम तो कुछ दिन के हैं, हाँ, बाकी तो उनको ही करना है। तो हमारी बातें नई पीढ़ी तक जाननी भी बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो वैश्विक हिंदी संस्थान है और हमारे डॉक्टर ओम गुप्ता जी के संरक्षण में, निर्देशन में चल रहा है, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैंने इनकी प्रगति को देखा है। अनेक आपने पुस्तकें प्रकाशित की हैं, अनेक विधाओं में प्रकाशित की हैं, और अनेक तरह की आपने संगोष्ठियां आयोजित की हैं, खासतौर से काव्य के शिक्षण के लिए एक नई परंपरा है
पहले हमारे मथुरा में बड़ा चलती थी, जो बैठक होती थी उसमें पढ़ंत की परंपरा होती थी, एक दूसरे से करते थे, कविता सुनाते थे और एक दूसरे की गलतियां निकालते थे, उससे उसमें शुद्धिकरण करते थे। और मुझे बड़े आकाशवाणी में बड़े से बड़े कवियों का काव्य पाठ कराने का बड़ा सौभाग्य मिला, चाहे वो गोपाल प्रसाद व्यास हों, काका हाथरसी हों, निर्भय हाथरसी हों और बड़े-बड़े जितने धर्मवीर भारती से लेकर के अन्य से लेकर के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जितने कवि आते थे मुझे दिखाते थे, साहब मेरा आप देख लीजिए, आलेख देख लीजिए, इसमें कोई कमी तो नहीं है। मैंने कहा भाई मैं आपके सामने क्या देख सकता हूँ, आप तो बहुत बड़े दिग्गज हैं, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे सीखने की प्रक्रिया हमारी रहनी चाहिए। हम भले ही किसी में सिद्धता हासिल कर लें, लेकिन सीखने से कभी हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। तो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और अभी भी हम सीख रहे हैं, कम से कम मैं तो अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ और विद्यार्थी के रूप में आपसे सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सबके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार। शब्द शब्द संकुचित हो जाएँगे, हम इसका पुनरावर्तन तो नहीं कर सकते। हिमालय से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश देशांतरों में हिंदी की भाषा, हिंदी को बोलने वाले, हिंदी का आगे किस प्रकार से हम इसको आगे संचालित कर सकें, इसका निर्देशन, कितने-कितने व्यक्तित्व, कितने-कितने कृतित्व, यदि पठंत पर जाकर के जैसे आपने कहा, अभी मथुरा से ही हूँ, तो कूलन में, कील में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकंत है। कहें पदमाकर, परागन में, पोनहु में, पानन में, पीक में, पलासन पगंत है। दिग में, दिसान में, देसन में, दीपन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। दुनी में, दिसान में, देखो दीप दीपन में, बगन में, बागन में, बग रहे हो बसंत है। तो इस प्रकार के अनेकों कवित्व और घनाक्षरियों की पठंत बालकपन से सुनने को मिली और ब्रजमाधुरी में भी मुझे कार्यक्रम देने का अवसर कई बार प्राप्त हुआ और बहुत ही आज अच्छा लग रहा है यह विद्वानों की सभा में। और जो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में आपने वर्णन किया कि कहाँ क्या संख्याएं हैं, कितनी संख्या में कौन सी तारीख से हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया, उस पर क्या विवाद था, नागरी लिपि किस प्रकार से आई, रोमन से इसको किस प्रकार से बचाया गया, देश विदेश में आक्रांताओं से इसकी किस प्रकार से सुरक्षा करते हुए प्रादेशिक भाषाओं की गंगा यमुना नर्मदा कावेरी सभी नदियों के सरोवरों के उत्ताल तालों के भेदों को जोड़ते हुए किस प्रकार से इसमें रंग और सुगंध भरे गए, वह सभी आज स्वर माधुर्य, यह ब्रज का माधुर्य, यह अवध का ज्ञान और यह समस्त भारत का विश्व पटल पर यह संयोजन निश्चित ही सराहनीय है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद आपका। और पुनः मैं श्री ओम जी से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम के क्रम को, इस धारा को आगे प्रवाहित करें। पहले तो डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के लिए तालियां हो जाएं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बड़े ऋणी हुए, बड़े आभारी हुए कि आज आप पधारे, समय निकाला। और उससे सबसे बड़ी बात आपकी जो विनम्रता है, जो हम यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं डाउन टू अर्थ, बहुत कम दिखाई देने को मिलती है। तो आजकल तो हम लोग एक दो कविता लिख लेते हैं तो समझते हैं अपने आप को बहुत बड़े कवि हो गए। तो ये बहुत उत्तम चीज़ है हम सब हमें सीखने के लिए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपका आगे आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मेरी लालसा है। तो अब आप ऐसा समझिए कि आप ओम चक्र में फंस गए। अब आपको मैं अब छोड़ूंगा नहीं। तो आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब वो समय आ गया है जिसके लिए आज हम विशेष रूप से एकत्रित हुए हैं। पहले मैं एक मिनट गुप्ता जी, ये शशि पाजा जी बैठी हुई हैं, इनको मैं नमस्कार कर लेता हूँ। आभासी मंचों पर कई बार नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सामने देख करके। प्रणाम आपको, नमस्कार जी। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज वैसे तो सम्मान समारोह है, हम इसके बारे में मैं कुछ देर पहले आपको बता चुका हूँ, तो उस बातों को दोहराना नहीं चाहता। कहने का तो वैश्विक हिंदी संस्थान
हमारे मित्रों को सम्मानित कर रहा है, पर बात उल्टी है, उन्होंने हमें सम्मानित किया है, उसकी वजह से ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। और ये तो उल्टी गंगा बहती है वाली कहावत है। तो इसके लिए मैंने कुछ विद्वानों को, विदुषों को आमंत्रित किया है, तो वो उनका नाम कहेंगे या कहेंगी, और उसके बाद में मेरे अनुज शिव उनके सम्मान पत्र और उनकी फोटो और नाम स्क्रीन पर लाएंगे एक एक करके। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि 4 प्रकार के सम्मान हैं। वैश्विक हिंदी संस्थान काव्यश्री, उसका संचालन आदरणीय श्रीमती श्रीपादा जी करेंगी। उसके बाद में वैश्विक हिंदी संस्थान काव्य भूषण आदरणीय श्री कमलेश भट्ट जी करेंगे। वैश्विक हिंदी संस्थान काव्य विभूषण जो डॉक्टर जगदीश व्योम जी करेंगे। और अंत में वैश्विक हिंदी संस्थान काव्य रत्न जो डॉक्टर हरि सिंह पाल जी करेंगे। तो कुल 22 मित्र हैं इस सूची में। उसमें से 9 काव्यश्री, 8 काव्य भूषण, 4 काव्य विभूषण और 1 काव्य रत्न के लिए। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर कोई काव्यश्री है तो अपने आप को कम ना समझे। वो ये है कि उनका शायद हमारे संस्थान से बाद में जुड़े और उनका इतना अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। इससे ये पता नहीं, आप नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये बड़ा कवि है या कोई छोटा कवि है। कवि तो कवि है, तो कवि में छोटा बड़ा क्या। तो इसी भूमिका के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आदरणीय श्रीमती शशि पादा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, यूएस में रहती हैं। इन्होंने हमारी बड़ी सहायता की, चयन में भी बड़ी सहायता की और बड़ी विनम्रता और आदर के साथ मेरा यह आमंत्रण स्वीकार किया। तो श्रीमती शशि पादा जी आप पधारें और काव्यश्री के सम्मान प्राप्तकर्ताओं के नाम एक के बाद एक घोषित करें। नमस्ते, जय श्री राम, स्वागत है आपका। धन्यवाद ओम जी। मैं आज के मुख्य अतिथि हरि सिंह पाल जी की आज्ञा लेकर के आज का काव्यश्री सम्मान के नाम घोषित करना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर अर्चना प्रकाश, लखनऊ, भारत। डॉक्टर अर्चना प्रकाश, लखनऊ, भारत। आपको बहुत बहुत बधाई अर्चना जी काव्यश्री सम्मान के लिए। दूसरा नाम है डॉक्टर दुर्गा अशोक सिन्हा, उदार, सैन डिएगो, यूएसए। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर दुर्गा जी आपको इस सम्मान के लिए। काव्यश्री सम्मान के तीसरा नाम है डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय, मुंबई, भारत। बहुत बधाई आपको। श्री राजेश कुमार मिश्रा, मुंबई, भारत। राजेश जी आपको इस काव्यश्री सम्मान के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। श्रीमती ममता उपाध्याय, वाराणसी, भारत। ममता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। श्रीमती रेणु चंद्रा माथुर, जयपुर, भारत। रेणु जी इस सम्मान के लिए, काव्यश्री सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमती वीणा पाठक, इंदौर, भारत। वीणा जी काव्यश्री सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमती संगीता अग्रवाल, अहमदाबाद, भारत। संगीता अग्रवाल जी आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। श्रीमती सरस्वती मल्लिक, डलस, यूएसए। आदरणीय सरस्वती जी आपको भी काव्यश्री सम्मान से सुशोभित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको बहुत बहुत बधाई और आपका अभिनंदन। धन्यवाद। मैं सब सम्मान, जिनको सम्मान मिला है उनको मैं
बधाई देना चाहूंगी, इसलिए कि उन्होंने जिस निष्ठा और लगन के साथ और हिंदी की सेवा की है और वैश्विक हिंदी संस्थान के साथ जुड़ करके इसके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है, प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जो साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं उनके कार्यक्रमों में इन सब ने भाग लिया है। तो ये सम्मान उन सब की हिंदी सेवा के लिए ही उनको दिया जा रहा है और आप सब प्रशंसा के पात्र हैं। मैं ये कहना चाहूंगी आज कि मैं वैश्विक हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित आज की इस गरिमामय कार्यक्रम से जुड़कर मैं खुद गौरव का अनुभव कर रही हूँ। जिस निष्ठा और भक्ति भाव से ये संस्थान भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक धरोहर को एवं पौराणिक ग्रंथों की निधियों को विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, काव्य गोष्ठियों के द्वारा, चर्चाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, इसके लिए हम सब भारतीय वैश्विक हिंदी संस्थान के संस्थापक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी के आभारी हैं। मैं स्वयं इससे जुड़कर मैंने 2-3 दिन पहले ही ओम आकृति विधा में काव्य रचना करना सीखा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ये संस्थान रचनाकारों को प्रेरित भी करते हैं और जो ग्रंथ निकले हैं इस संस्थान के द्वारा, जैसे राम काव्य पीयूष, कृष्ण काव्य पीयूष, हाइकू काव्य पीयूष आदि जो जितने भी ग्रंथ निकले हैं, मेरे हिसाब से यह ग्रंथ जो है ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ के समान लोगों का, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि रामचरितमानस या जो प्राचीन हमारे पूजनीय ग्रंथ हैं, वो जन जन तक अब आज जो नई पीढ़ी है उन तक पहुंचने के लिए समय लगेगा। और अब क्योंकि यहाँ दूसरी कंट्री में, दूसरे देशों में, लेकिन ये जो इन्होंने ये ग्रंथ निकाले हैं, इसमें आदर्श और पूजनीय जो भी पात्र हैं उनको इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि हर कोई उनके बारे में समझेगा, उनके चरित्र के बारे में, उनकी मर्यादा के बारे में समझेगा, पहचानेगा। और जो नई पीढ़ी और पीढ़ियों तक इन ग्रंथों के द्वारा, इन संग्रहों के द्वारा जो इसका ज्ञान है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारी संस्कृति का और हमारी भाषा का जो ज्ञान है वो पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हम हमेशा के लिए आप सबके आभारी रहेंगे और आने वाली पीढ़ी हमेशा आपको धन्यवाद देगी। आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया ओम जी, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं स्वयं आज समृद्ध हुई आप सबको देखकर, मिलकर के और सुनकर के। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आप आज पधारे और हमें इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी सहायता की और इस मंच को शोभान्वित किया। तो काव्यश्री सम्मान प्राप्त करताओं को सबको बहुत बहुत बधाई और आभार कि आपने इस संस्थान को इतना आगे बढ़ाया। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ ऑलरेडी कि जो भी कार्यक्रम अब तक हुए हैं, पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, काव्य गोष्ठियाँ हुई हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो सब आपकी वजह से हैं। और ये कोई मैं एक विनम्रता के रूप में नहीं कह रहा, ये वास्तविकता है। जैसे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि कह रहे थे सिंह पाल जी कि जो चीर फाड़ करने वाले विद्यार्थी थे, मैं भी गणित का विद्यार्थी था। मैंने गणित में एमएससी किया और यहाँ पर आके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। उसके बाद में मैनेजमेंट का प्रोफेसर रहा और अभी भी वही कर रहा हूँ। तो मेरा तो हिंदी से और साहित्य से कोई 36 का आंकड़ा है, यूँ कह लीजिए आप। तो पर आपसे ही सीख रहा हूँ और ये आपके बदौलत और आपकी कृपा से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये कि संतों के साथ रह के थोड़ी बहुत सज्जनता आई जाती है। तो धीमे धीमे मैं आपके संपर्क से
सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, पर यह है सब आपकी कृपा है। सो आप सबको पुनः बधाई। और जैसे मैंने कहा कि काव्यश्री का मतलब ये नहीं है कि आप काव्य रत्न में नहीं है, आप भी काव्य रत्न हैं, पर बस यही है कि आप हमसे जुड़े रहें वैश्विक हिंदी संस्थान से, इसकी एक्टिविटीज में कार्यक्रमों में भाग लेते रहें, योगदान देते रहें, और प्रभु ने चाहे तो अगले साल फिर इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और फिर आपको इस में देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आदरणीय श्री कमलेश भट्ट जी कमल को आमंत्रित करूंगा काव्य भूषण सम्मान का नाम घोषणा करने के लिए। उसमें 8 सम्मान प्राप्त करता है। भट्ट जी का बड़ी मदद हमारी रही इतने दिनों में, खास करके हाइकू को लेकर। उन्होंने हाइकू के बारे में बहुत कुछ बताया और उसका परिणाम ये हुआ कि हम एक राम हाइकू पर गोष्ठी कर चुके और उस पर राम हाइकू पीयूष पुस्तक में प्रकाशित कर चुके। तो आदरणीय श्री कमलेश भट्ट जी कृपया पधारें और काव्य भूषण प्राप्तकर्ताओं के नाम की घोषणा करें। जय श्री राम। आपका स्वागत है भट्ट साहब। जय श्री राम ओम जी। मैं उपस्थित हूँ। आपका आभार कि आपने मुझे इस अवसर के लिए चुना, बुलाया। मैं काव्य भूषण सम्मान के लिए एक एक करके रचनाकारों का नाम यहाँ पर लेता हूँ। सबसे पहला नाम है डॉक्टर अम्बे कुमारी, बोध गया, बिहार, भारत। हाँ, जी जी, बहुत बहुत डॉक्टर अम्बे धन्यवाद कुमारी, बोध गया, बिहार, भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का ओम जी और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्षण के लिए। बधाइयाँ डॉक्टर हम अम्बे लोग कुमारी जी। धन्यवाद धन्यवाद। अगला नाम है डॉक्टर सी कामेश्वरी, हैदराबाद। आपको भी काव्य भूषण सम्मान दिया गया है संस्थान द्वारा। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मंच को प्रणाम। जी जी। अगला नाम है श्री विजय गिरी गोस्वामी, काव्यदीप, बांसवाड़ा, राजस्थान। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ काव्यदीप जी इस सम्मान के लिए। अगला नाम है श्रीमती चित्रा गुप्ता, सिंगापुर। आपको भी बधाइयाँ बहुत बहुत चित्रा जी। अभी आपसे बात भी हो रही थी जी। आप काव्य भूषण सम्मान से सम्मानित हुई हैं। अगला नाम है श्रीमती नीलम झा, हैदराबाद। बधाइयाँ नीलम जी आपको काव्य भूषण सम्मान के लिए, बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय धन्यवाद। सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला है श्रीमती मधु गोयल, लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको धन्यवाद इस वैश्विक सम्मान के लिए। अगला नाम है श्रीमती माया बंसल जी, आगरा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको माया जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भट्ट साहब, धन्यवाद मंच को। और काव्य भूषण की सूची में आखिरी नाम है श्रीमती सुषमा नैयर का। बहुत बहुत बधाइयाँ सुषमा जी काव्य भूषण वैश्विक सम्मान के लिए आपको। तो इस तरह से काव्य भूषण की यह सूची संपन्न होती है। मैं 2 शब्दों में अपनी बात अवश्य रखना चाहूंगा आज के इस आयोजन के बारे में। आज का आयोजन इस सम्मान के लिए तो है ही, ये मुख्य रूप से डॉक्टर हरि सिंह पाल की विद्वतापूर्ण वक्तृता के लिए जाना जाएगा। ये जाना जाएगा डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी के बहुत सुंदर संचालन के लिए भी। आज विश्व हिंदी दिवस है, इसकी आप सभी को शुभकामनाएं। हिंदी और नागरी लिपि को लेकर जो मंथन डॉक्टर हरि सिंह पाल ने अपने वक्तव्य में किया, वो आज के अवसर के अनुरूप ही था और बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए उन्होंने। इसके लिए उन्हें भी बधाइयाँ।
और उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए ओम गुप्ता जी को भी बधाइयाँ। ओम गुप्ता जी का जो यह परिश्रम हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, उसके पीछे का बहुत सारा परिश्रम हमें नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं उनकी इस पुरस्कार की प्रक्रिया से जुड़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कितने गोपनीय और पारदर्शी ढंग से उन्होंने ये नामों का चयन किया है। तो निश्चित रूप से ये सम्मान वैश्विक स्तर के सम्मान ही माने जाएंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस पुरस्कार योजना के पीछे जितनी ज्यादा पारदर्शिता, उदारता, गोपनीयता होती है, वो सम्मान उतने ही सम्माननीय होते हैं। रामचरितमानस जिसके माध्यम से ओम जी जुड़े हुए हैं, जिसके आधार स्तंभ है, वो एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसका प्रचार प्रसार किया जाना अपने आप में ही हिंदी की बहुत बड़ी सेवा है। हिंदी की ही नहीं, भारतीय संस्कृत की भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि रामचरितमानस हिंदी, भारतीय सभ्यता और संस्कृत का एक मूल ग्रंथ है। उनका यह वैश्विक हिंदी संस्थान मंच एक अलग तरह का मंच है, जो हिंदी को राम के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से, शिव के माध्यम से आगे तक ले जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी ताकत उनके पास है। इन शक्तियों के रूप में, ये राष्ट्रीय शक्तियां भी हैं, इन शक्तियों के रूप में जब हम किसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा सफल होना असंदिग्ध हो जाता है। और ओम गुप्ता जी उसी सफलता के सोपान पर लगातार चढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरह पूरा हिंदी विश्व उनके साथ जुड़ता जा रहा है, एकाकार होता जा रहा है, उससे तो सच कहें अब ईर्ष्या सी होने लगी है। काश उनकी जगह हम भी होते। तो आज के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाइयां ओम गुप्ता जी आपको। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को बधाई उनके बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी जी को बधाई उनके बहुत सुंदर संचालन के लिए। मथुरा मेरी भी तैनाती रही है 4-5 साल, मैंने मथुरा को थोड़ा बहुत जिया भी है। अच्छा लगा उनको देखकर यहाँ पर। और जितने लोग सम्मानित हुए, चाहे वो काव्यश्री से सम्मानित हुए हों, चाहे काव्य भूषण से, चाहे काव्य विभूषण से, उन सभी का, और आगे जो काव्य रत्न से सम्मानित होंगे, उन सबका बहुत बहुत उनको बधाइयां, शुभकामनाएं, साधुवाद। वे लगातार साहित्य सृजन में लगे रहें, क्योंकि साहित्य ही वो एक ऐसी ताकत है जो हमें इस दुनिया में विध्वंस, होने वाले विध्वंस, आशंकित विध्वंस से बचाए रखने की कहीं ना कहीं एक पुरजोर कोशिश करती है। वह संवेदना का क्षेत्र होता है। संवेदना ही मनुष्य को बचा कर रखती है। अन्यथा तो सिर्फ विज्ञान या सिर्फ दूसरी चीजों के भरोसे हम इस दुनिया को एक सीमा तक ही आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उसको बचाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे साहित्य का है। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, और यह जुड़ाव ही हमें हमारी दुनिया को बचाने में सहायक सिद्ध हो। यही हमारी आशा है, आकांक्षा है। हमारा नया वर्ष चल रहा है 2023, हम सभी के लिए शुभ हो, पूरी दुनिया में सुख शांति हो, और विश्व हिंदी संस्थान लगातार अपनी गतिविधियों में, अपनी पुस्तकों के प्रकाशन में इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। यही हमारी शुभकामना है। आपने हमको मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, आपके समय के लिए, आपके सुंदर वचनों के लिए। एक बार आदरणीय भट्ट साहब के लिए और काव्य भूषण प्राप्त करता मित्रों के लिए तालियां हो जाएं। धन्यवाद। तो सबको बधाई। मैं जो भट्ट साहब ने पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया का थोड़ा सा जिक्र किया था, तो अगर उनकी अनुमति हो तो मैं आपको बता दूं कि यह भट्ट साहब इन चयनकर्ताओं में से एक चयनकर्ता हैं, और शशि पादा जी भी इन चयनकर्ताओं में से एक चयनकर्ता रही। जो हाइकू जो पुस्तक है उसमें 1008 हाइकू हैं। भट्ट साहब से ये निवेदन किया गया था कि 1008 हाइकू को आपको उनका आकलन करना है, ABCD, अच्छा हाइकू या मध्यम। तो आप समझिए इन्होंने 1008 हाइकू पढ़े, और पढ़ना चलो थोड़ा इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं है, पर उनका आकलन करना तो बहुत बड़ी टॉर्चर वाली बात है। तो और पहले इन्होंने कितना समय चाहिए, तो आपको पता है मैं समय तो देता हूँ कि आज दो, मुझे कल मिलना चाहिए। कल का मतलब यस्टरडे। तो इन्होंने
बस 2 दिन के अंदर मुझे भेज दिया। मैंने इतने जल्दी, बोले राम जी का काम है ये, उसी तो फटाफट हो गया। ये तो और कोई होता तो पता नहीं कितने दिन लगते। तो इसी प्रकार के सहयोग से ये काम आगे बढ़ते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि जब भी मैं किसी से भी कोई प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सबका सहयोग मुझे मिल जाता है। इसी प्रकार आदरणीय श्री उपाध्याय जी को मैंने भारत काव्य पीयूष, जिसमें 171 कविताएं, 171 कविताओं को उन्होंने पढ़ा और बड़े गंभीरता से उनका आकलन किया और मुझे बिल्कुल समय से भेजा। अगर ये सहयोग नहीं होता तो हमें, तो इसमें पारदर्शिता ये रही कि 171 का इन्होंने आकलन किया, पर इन्हें ये पता नहीं था कि इस सम्मान के लिए किन किन का नामांकन आया है। तो अब उस 171 में कौन है कौन नहीं ये पता नहीं। यही भट्ट साहब आप भी जानते हैं, आपको भी नहीं पता था। सिर्फ इस तरह का प्रयास चला रहा है। इसका दूसरा फायदा यह है कि अब हमारे पास वो अब आकलन अभी है, तो भविष्य में भी काम आएगा। जब भी कभी अब ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर दोबारा हम आपको इस काम के लिए आपको कष्ट नहीं देंगे कि, तो इसका हमें बड़ा लाभ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे पास कैलिफोर्निया से लेके मेलबर्न तक के लोग जुड़े हुए हैं, जो 19 घंटे का टाइम डिफरेंस चल रहा है इस समय। तो ये इवन लिटरल सेंस में ये वैश्विक कार्यक्रम है। कैलिफोर्निया में इस समय 7:50 हुए सुबह के, और उसमें 19 घंटे जोड़ दें, मेरे ख्याल से 2:50 प्रातः अगले दिन का। अभी मेलबर्न में उसमें अभी हरी अर्जा अभी भी बिल्कुल डटे हुए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी देर रात या देर सवेरे क्या कहना चाहिए इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो इसमें यूएसए से, भारत से, दुबई से, यूके से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया के मित्र इस सभा में इस समय उपस्थित हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं और आगे वैश्विक हिंदी काव्य विभूषण सम्मान की घोषणा के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर जगदीश व्योम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। उनके बारे में परिचय देना तो फिर बड़ा क्या कहूँ, दुस्साहस कहूँ या मूर्खता कहूँ। व्योम जी को कौन नहीं जानता, को नहीं जानत है जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तिहार हो। जब भी संकट होता है हमें, हम व्योम जी को संपर्क करते हैं। तो जब हाइकू की बात, जब हाइकू का नाम, हम अब आपको मैंने बताया मैं तो कोई साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा। एक हमारे मित्र थे, मित्र तो क्या कहें, हमारे बड़े भाई के बराबर पूजनीय थे, डॉक्टर अग्रवाल, BS अग्रवाल गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हिंदी के। तो जब मैं आया, अहमदाबाद में प्रोफेसर था, तो उनका फ्लैट कैंपस के बाहर ही था, जैसे सड़क पार करते उनका मकान था, तो कई बार वहाँ चला जाया करता था। तो उस समय उन्होंने, ये मैं बात कर रहा हूँ 80s की, 84 85 ऐसे होगा, तो उन्होंने हाइकू की बात की। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हाइकू क्या होता है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, बात खत्म हो गई। पर जब ये हाइकू, जब हम देख रहे हैं इधर उधर, तो हाइकू क्या होता है, तो हमने व्योम जी को आमंत्रित किया कि आप हमें बताएं हाइकू क्या होता है। तो उन्होंने कार्यशाला की, हमें बताया हाइकू क्या होता है, और उनकी प्रेरणा से और भट्ट साहब की प्रेरणा से हाइकू पे हमने गोष्ठी भी की, और उसका फल ये हुआ कि अंततः जाके हम हाइकू पीयूष रचना भी प्रकाशित हो गई। व्योम जी ने कहा कि आपने हमसे भी राम पर हाइकू लिखवा ही लिया। तो राम जी लिखवाते हैं, हम तो क्या लिखवाएंगे, राम जी की कृपा है। तो अब मैं व्योम जी को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर साहब कृपया पधारें और काव्य विभूषण सम्मान प्राप्त करता हूँ के नामों की घोषणा करें। जय श्री राम, स्वागत है आप। आदरणीय व्योम जी। हाँ, क्या व्योम सर नमस्कार। चले गए क्या? हाँ हाँ, नहीं चले नहीं बैठे हैं भाई। वो नेटवर्क थोड़ा बीच में गड़बड़ हुआ, आपने जो बोल रहे थे बात का नहीं सुन पाया। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आज सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन बड़ा व्यस्त रहा। ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। हेलो, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है। आ रही, नेटवर्क आता जाता है। ओम जी का ये कार्यक्रम
और ओम जी की विनम्रता और जिस तरह से वो सबको एकत्र कर लेते हैं, ये अपने में ऐतिहासिक है। आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी और कमलेश जी, और संचालन कर रहे साहित्य चतुर्वेदी, हम लोग सब मथुरा में रहे 5-6 वर्ष तक। तो आज मुझे जो अवसर दिया है, मुझे लगता है नेटवर्क गड़बड़ है, मैं ही बोल रहा हूँ। ओम जी, नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है। भाई अच्छा, मुझे ऐसा लगा सब शांत है तो नहीं आवाज आ रही। मैं इसमें थोड़ा सा ये अनुरोध करूंगा कि जिसका मैं नाम लूं, क्योंकि मेरे पास केवल 4 नाम हैं और इनमें 3 लोग अलग अलग देशों में रह रहे हैं और एक भारत से हैं। तो ओम जी जो इसको संचालित कर रहे हैं कार्यक्रम को, मैं चाहूंगा कि जब नाम लें तो उस समय उनको फोकस में ले लें, उनको मेन उसमें लें। वो हो रहा है, वो आप उसी क्रम से लीजिए, उनका नाम वो फोटो हाँ, तो वो उन पे हाईलाइट किया जाए, उसके बाद उनका प्रमाण पत्र दिखाएं, तो ताकि उनको भी सब लोग देख लें। तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा दुबई यूएई में डॉक्टर आरती लोकेश। डॉक्टर आरती लोकेश अनन्य का, यूएई का अनन्य पत्रिका है, उसका संपादन भी कर रही हैं। तो इनको जरा हाईलाइट में करें। बहुत बहुत आरती जी, बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और बड़े सौभाग्य की बात है इस मंच पर सम्मानित होना और आपके हाथों सम्मानित होना, और ओम सर द्वारा इसका पूरा आयोजन करना, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को सुनना, शशि जी को सुनना, कमलेश भट्ट कमल जी को सुनना, उनसे अभी मिलना हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आत्मिक प्रसन्नता। बहुत 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 सारी बधाइयाँ आपको। बधाइयाँ आरती जी। धन्यवाद सर। बधाइयाँ आरती जी। और अगला नाम जो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, हरिहर जी। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं और उन्हें इस सम्मान की बहुत सारी बधाइयां। हरिहर झा जी, धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तो वैसे ही ये काम करने का अवसर मिला, उसमें मुझे सब कुछ मिल चुका था, तो ये फिर मिला, तो मैं कहूंगा कि ये सोने में सुहागा है, या फिर ये ऐसा कहूंगा कि ये चुपड़ी और दो हैं, क्योंकि काम काम का अवसर मिलना यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था, और ये तो उसके ऊपर की सोने पर सुहागा है। और मैं अपने मुख्य अतिथि के शब्दों में कहूंगा कि जैसा मन वैसा वरदान। तो आज मुझे वरदान तो मिल गया, अब मुझे अपने मन को ही सुधारना बाकी है। वाह, धन्यवाद। अच्छे कार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कार्य का फिर से अवसर मिलना। बहुत सारी बधाइयां आपको हरिहर झा जी। अगला नाम है श्रीमती अलका प्रमोद, लखनऊ से। अलका जी, बहुत सारी आपको बधाइयां इस बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और बहुत आभारी हूँ कि ओम जी ने मुझे इसमें जोड़ा और मुझे काम करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और अगला नाम है जिनका साहित्य में एक बड़ा मुकाम है, बड़ा नाम है, बर्मिंघम से शैल जी, श्रीमती शैल अग्रवाल जी, बहुत सारी बधाइयां आपको इस सम्मान के लिए। शैल जी हैं, चलिए, बहुत सारी बधाइयां आपको इस सम्मान के लिए। और एक बार फिर से आप चारों जो लोगों को जिन्हें सम्मान मिला है, उन सबको बहुत सारी बधाइयां हमारी।
तरफ से। ओम जी, बोलिए आपका व्योम ये जी। कार्यक्रम, आपका कार्यक्रम इसी बात की सफलता का इसका ये परिचय है कि इसमें अभी 67 है, थोड़ी देर पहले में 70 नाम यहाँ दिखाई दे रहे थे। इतने नाम, और इवन इससे भी ज्यादा लोग, मैं कई कार्यक्रमों आपके में रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और जो जुड़ते हैं एक बार तो वो अंत तक यहाँ बैठते हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। आज डॉक्टर हरि सिंह पाल ने बहुत सारी अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए, और ये मेरा सौभाग्य बहुत बढ़िया है कि हम लोगों की मथुरा में बहुत समय तक खूब बैठकें होती रही, गोष्ठियों में भाग लेते रहे, और कमलेश जी भी वहाँ थे, मैं भी था, हरि सिंह पाल जी भी थे, और साहित्य चतुर्वेदी से आज परिचय हुआ। तो मथुरा में, मेरा मथुरा की सौभाग्य एक ये हमारा भी सौभाग्य है कि ओम जी के इस मंच पर हम लोग सब एकत्र हुए, और ये सम्मान का तो एक बहाना है। किसी न किसी रूप में जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सब विशेष काम कर रहे हैं, हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के लिए, और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के लिए जो वैश्विक स्तर पर जिस तरह से कार्य हो रहा है वह जी बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण है। तो फिर से, चूंकि समय बहुत हो गया है और बहुत सारा बोला जा चुका है, तो हम लोग सब मिलकर के जब हिंदी का, भाषा का कार्य करें, और भाषा का ही क्यों, भारतीय भाषाओं के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हम भारतीय भाषाओं के लिए जो कुछ कर सकते हैं जहां वैश्विक स्तर पर, और सब कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से हमारे पास, हमारे इसमें लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस अभियान में, आयोजन में। तो हम फिर से एक बार चारों लोगों को, शैल जी भी दिख रही हैं, शैल जी, और सभी को, हरिहर झा जी को, आरती जी को, और अलका प्रमोद जी को, जिनको कि मुझे आप धन्यवाद लोगों सर। के नाम लेने का सौभाग्य मिला, तो मैं सबको बहुत बहुत सारी बहुत बधाइयां धन्यवाद देता सर। हूँ। व्योम धन्यवाद जी, सर, जरा हम धन्य प्रबोधिका हुए। वाली पुस्तक का भी जिक्र कर दीजिए आज के अवसर पर। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद। प्रबोधिका पत्रिका का जो कई अंक, प्रबोधिका फतेहगढ़ से इसका प्रकाशन होता है, और साहित्यिक पत्रिका है बहुत अच्छी। तो उसका जो अंक विदेशों में हिंदी, इस पर बहुत विशेष अंक आया था, उसमें कई लोगों के लेख भी हैं। और जो अगला अंक आ रहा है वो है हिंदी भाषी क्षेत्रों और विदेशों में हिंदी सिनेमा के माध्यम से हिंदी का क्या प्रचार प्रसार हो रहा है। इस पे अगर कोई आप लोगों में से लेख लिख सकते हैं तो वो कृपया मुझे 15-20 दिन में आप उपलब्ध करा दे, तो उसमें हम बड़ी खुशी होगी हमें कि उसको हम पुस्तक की पत्रिका चर्चा, में पुस्तक स्थान की जो दें। पुस्तक आई है उनकी अभी हिंदी पर। ये कमलेश जी, इसके लिए धन्यवाद आपने आया। लोग सब मेरे साथ प्रार्थना करें कि वो इतने संपन्न हो कि जितने लोगों को पुरस्कार मिले सबको वो यूएस बुलाएं। क्या बात है। और वैश्विक इस मंच से वहीं पुरस्कृत करें सारे। तो हम लोगों की ये कल्पना भी है, और ये प्रार्थना भी है ईश्वर से, और हो सकता है ये संभव भी हो सके। तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और बधाइयां, और ओम जी को बहुत सारा धन्यवाद, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को बहुत आभार और धन्यवाद, कमलेश जी का और सभी का। शशि पाधा जी बहुत सारा काम कर रही है वहां रह करके, तो सब अपने अपने स्तर से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो मुझे भी ये अवसर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद व्योम जी, और सभी सम्मान प्राप्तकर्ताओं को फिर से बधाई, और इन सबके लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं। तो जो अभी 4 नाम डॉक्टर व्योम जी ने कहे, तो आप देख रहे हैं चारों अलग अलग देश में हैं। आरती जी दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं, हरिहर जी ऑस्ट्रेलिया में हैं,
जहाँ इस समय रात के मेरे ख्याल से 3 बज रहे हैं या सुबह के 3 बज रहे हैं, क्या कहना चाहिए। अलका जी लखनऊ में हैं और शैल जी बर्मिंघम यूके में। अब इससे ज्यादा क्या वैश्विक होगा। और ये कोई इस तरह से चुना नहीं गया, ये अपने आप ही इस तरह से उभर कर आया है। प्राकृतिक प्रक्रिया इस तरह से हुई है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। इन 4 मित्रों ने इन चारों काव्य पीयूष में बहुत योगदान दिया। इनके संपादक मंडल में रहे हैं, इन्होंने सैकड़ों कविताओं को रिव्यू किया और इनको पता है कि इनको कितनी मैंने पीड़ा दी है और कितनी यातना दी है। उस यातना से गुजरे हैं। अब मैं इनको इसलिए मैंने इनको किसी को बोलने के लिए आज नहीं कहा। मुझे पता है कि अब मेरी अपनी पीड़ा का वर्णन करेंगे तो फिर मेरी सारी प्रतिष्ठा बिल्कुल धूल में मिल जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो अंतिम पुरस्कार है, पुरस्कार कह रहा हूँ, सम्मान है वैश्विक हिंदी संस्थान काव्य रत्न। उसके लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री डॉक्टर हरीश सिंह पाल को निवेदन करता हूँ कि वे उनके नाम की घोषणा करें। मेरे जिम्मे जो दायित्व आया है वो है सुश्री विनीता मिश्रा लखनऊ से। विनीता मिश्रा, किसी और का प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं? हाँ आ गए। हाँ ये बधाई विनीता जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद निर्णायक मंडल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको निर्णायक मंडल का आपको सम्मानित करने का सौभाग्य मिला, इसलिए इसलिए धन्यवाद आपके लिए। ना मेरे पास शब्द नहीं है। विनीता जी बधाइयाँ। बधाई, बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई विनीता जी। विनीता जी बहुत बहुत बधाई विनीता। Congratulations विनीता जी, बहुत बधाई। क्या बात है। मैं निशब्द बधाई। कुछ नहीं कहने में। का समय मुझे दे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। डॉक्टर गुप्ता जी 1 मिनट का समय। हाँ गुप्ता जी 1 मिनट का। हाँ कहिए जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे आमंत्रण पर जो मित्र मेरे जुड़े हैं, डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी हैं, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव, डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी के सुपुत्र। मेरे साथ मेरे आमंत्रण पर जुड़ी हैं पूनम शर्मा गुवाहाटी असम से, और रश्मि लहर लखनऊ से, और मेरे आकाशवाणी के साथी पार्थसारथी थपलियाल जुड़े हैं, और दिल्ली से ही प्रमिला कौशिक हैं कवित्री, और प्रयागराज से हैं डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी, और हमारे साथ जुड़े हैं श्री अतुल कुमार प्रभाकर, स्वर्गीय विष्णु प्रभाकर जी के सुपुत्र, बहुत बड़े रचनाकार, उनके सुपुत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में हिंदी के प्रचार प्रसार बहुत योगदान दे रहे हैं, नई प्रतिभाओं का बहुत बहुत सम्मान कर रहे हैं। तो मैं सभी इन मित्रों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी उनके आभारी हैं कि वो आज यहाँ जुड़े और आपने उनको आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सिंह पाल जी। अब चूंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया पर बड़ा आनंद आ रहा है, तो कुछ 5-7 मिनट और रुकिए। अब मैं आदरणीय विनीता जी को निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी यात्रा, विनीता जी से हमारा परिचय 2019 में जब रामायण कॉन्फ्रेंस हमने अहमदाबाद में की थी, दिसंबर 2019, नवंबर तब हुआ। तो कोई इतना बहुत पुराना परिचय नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि जितने भी हमने कार्यक्रम किए हैं, चाहे हिंदी से लेकर हों, चाहे रामायण से लेकर हों, उन सब में इनकी बराबर सहभागिता रही है। और बड़ी, जैसा इनका नाम है विनीता, उनके हर कार्य में, हर क्षेत्र में हमने देखा है। तो मैं तो ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि इसमें बहुत समझ, इनके बारे में बोलना चाहूँगा तो मुझे खुद को आधा घंटा चाहिए, तो वो मैं यहीं पर रुकता हूँ। पर इनकी कैसी यात्रा रही अब तक और इनको कैसा इस समय अनुभव लग रहा है और इनके मन में क्या इस समय उठ रहा है, इसके लिए मैं इनको निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द कहें। विनीता जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा है, पर आपने बोलने को कहा है तो बहुत थोड़े शब्दों में सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित मधु चतुर्वेदी जी को हृदय से, मतलब मैं आभार तो बहुत छोटा शब्द है, मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं कि दशहरे का दिन था और राम चर्चा में मेरे घर पे मधु जी ने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा था रामचरित भवन से जुड़ने का,
और हमें लेकर ये अहमदाबाद गई थी। हम इनके साथ गए थे, गार्जियन कह लीजिए, माँ कह लीजिए, मार्गदर्शक कह लीजिए। तो सबसे पहले तो मधु जी, मेरे पास शब्द नहीं है। और फिर राम की कृपा थी, मुझे नहीं पता कि जैसे हनुमान जी कहते शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो यही कह सकती हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और जो जिन कामों के लिए ओम जी ने मुझे कहा, उनका विश्वास, तो मैं उनको ज्यादा हो जाएगा, पर मैं यहाँ सबसे कहती हूँ कि कलयुग में कुछ ही संत देखने को मिले, जिसमें से एक ओम जी हैं, जो कलयुग का संत कहती हूँ मैं उन्हें, जो प्रेरित कर देते हैं राम चेतना, राम नाम, राम भक्ति से जोड़ने के लिए। तो मुख्य काम उन्हीं का है। हाँ, जो काम मैं करती थी तो मेरा ये लाभ उसमें ये हो रहा था, चाहे वो रामचरितमानस संक्षिप्त रामायण का अवधि अनुवाद हो, चाहे कविताओं का संपादन हो, देखना हो, सुधार करना हो, या अभी जो इस समय जो भी काम चल रहे हैं, तो मुझे चिंतन करने का राम का अपने आप अवसर मिल जाता था। मैं काम करने बैठती थी, शायद मैं उस समय कुछ और कर रही होती, तो अपने आप एक कहते हैं ना स्वाभाविक रूप से कि भगवान ने शायद वहां से मधु जी को, ओम जी को चुना और मुझे बैठा दिया कि तुमको ये काम करना है। तो मैं डिक्शनरी खोल रही हूँ, रामचरितमानस खोल रही हूँ या कविताएं पढ़ रही हूँ, तो मैं तो चिंतन में हूँ उस समय। काम किसी का भी हो, किसी की भी कविता हो, पर लाभ मुझे मिल रहा था। और उसका प्रभाव न केवल यहाँ रामचरित भवन में, मधु जी जानती हैं, मैं शहर में भी उसका प्रभाव रही है, सिर्फ और सिर्फ राम नाम का प्रभाव है। मैंने जिस दिन अवधि संक्षिप्त रामायण के अवधि गद्यानुवाद का यहाँ पर लोकार्पण हुआ और लखनऊ में अवधि के नाम पे विनीता मिश्रा जानी जाने लगी, तो विनीता मिश्रा का इसमें क्या रोल है? ये राम नाम का प्रभाव था कि मैंने राम राम उसका जो जितना भी अनुवाद किया, उसको उसके फल के रूप में मुझे यहाँ मिल गया। तो आप बस मेरे पास मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। बहुत बड़े-बड़े लोग यहाँ बैठे हैं और हिंदी के दिवस के दिन, जैसे सभी ने कहा, मैंने भी विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ। हाँ, ये फ़ायदा हुआ मुझे कि विज्ञान को मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ा था, तो इसलिए शायद थोड़ी बहुत हिंदी समझ आती रही। और बिल्कुल भी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रही हूँ, जो मुख्य अतिथि हैं, जो इतने विद्वान लोग और भक्त लोग, सब लोग यहाँ पर बैठे। एक यही मंच, ऐसा मंच मुझे दिखता है जहाँ पर भक्त जन, विद्व जन एक रूप होकर के बैठते। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। साहित्य जी, इतनी सुंदर भाषा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ इस तरह की भाषा बोल पाऊँ, कह पाऊँ, लिख पाऊँ। तो बस सबको प्रणाम करती हूँ, भगवान के आगे अपना शीश नवाती हूँ कि ऐसे ही आप लोग अच्छे-अच्छे काम करते रहें, हम लोगों को आगे बढ़ाते रहें और हमारा नाम इस संसार में होता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, और पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा था, हम 10-12 मित्र रामचरितमानस का शब्दकोश पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कुछ 60-70% काम हो चुका है। उसमें विनीता जी का बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है इस समय, और प्रभु ने चाहा तो देखते हैं विजयादशमी तक वो काम शायद पूरा हो जाए। करीब 2 साल से कर रहे हैं, तो तब देखते हैं कि क्या क्या उसका फल आता है। पर इनका जो भी सहयोग रहा है, मदद रही है, उसके लिए मैं वास्तव में ऋणी हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अभी तुलसीमानस की जो संक्षिप्त रामायण 1008 पंक्तियों में, उसका अवधि में अनुवाद किया है। अब बड़ा अजीब सा लगेगा, वैसे है ही अवधि में, अवधि का अवधि में क्या अनुवाद करना, तो पर वो उसको आप जब पढ़ेंगे, ये हमारी सारी पुस्तकें हैं, ई बुक में फ्री में प्राप्त हैं। किसी को कोई भी पुस्तक चाहिए मुझे भेज दीजिए, मैं आपको पुस्तक भेज दूंगा। इसके साथ साथ भी जो कई मित्र आज जुड़े हैं, उन्होंने इस पुस्तक का अन्य भाषाओं में, बोलियों में अनुवाद किया है। अम्बे कुमारी जी ने भोजपुरी में अनुवाद किया है, जो काव्यश्री जिनको पुरस्कार मिला था।
नीलम झा ने, श्रीमती नीलम झा ने मैथिली में अनुवाद किया है। ये काम हो चुका है, अभी औपचारिक लोकार्पण होना जब बाकी है। कामेश्वरी जी और उनके साथी तेलुगु में अनुवाद करीब कर चुके हैं, फाइनल प्रूफ रीडिंग चल रहा है। और विनीता मिश्रा जी ने, मैंने आपको बताया कि अवधि में अनुवाद किया है, और कई भाषा, बंगाली में अनुवाद हो चुका है, वो उसका भी फाइनल प्रूफ रीडिंग चल रहा है। इंग्लिश का भी फाइनल प्रूफ रीडिंग चल रहा है। कन्नड़, तमिल में, कन्नड़, तमिल और मलयालम, इन तीनों में एक अनुवाद हो चुका है, पर अभी बहुत फर्स्ट ड्राफ्ट में। तो लोगों की रुचि है, सब आप देखिए ना, सब अनुवाद अपने आप स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कि लोगों को सबको इतनी रुचि है और काम कर रहे हैं। सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि हरि सिंह पाल जी को धन्यवाद, आदरणीय श्रीमती शशिपादा जी, कमलेश भट्ट जी को, डॉक्टर जगदीश भूम जी को, हरि सिंह पाल जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब सम्मान प्राप्त बहुत बहुत बधाई। दो शब्द हम बोल सकेंगे आपके बाद? आपका नाम है मधु है, मधु की वाणी नहीं सुनेंगे तो किसकी वाणी सुनेंगे? मीठी मीठी वाणी। हम इस मंच से, मंच के समापन से पहले मैं सब पहले तो अपने जितने लोगों को आज सबको सम्मान मिला, सबको बहुत बहुत बधाई। सब बहुत प्रिय हैं और सबसे हम बहुत जुड़े रहे, और ओम भाई का हम विशेष आभार देते हैं। इन्होंने जितना काम हमसे कराया, जितना साहित्य से जोड़ा, चाहे वो संपादन, लेखन, जितना लेख, जितना बोलने, जितना पढ़ने। हमारी एक पुस्तक आ रही है और उसमें हमने अपने आभार में ये बात लिखी कि रामचरित मंथन से जुड़ के हमको मंथन का जितना मौका मिला, हमको जितना सुनने का मौका मिला, जितना नए नए विषयों पर बोलने का मिला, इससे बड़ा सम्मान इस मंच से कोई नहीं है। और बस एक बात और ओम भाई की इस मंच पे जब सम्मान के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे तो हमने ओम भाई से बहुत विनम्र आग्रह करके कहा था, ओम भाई मैं फॉर्म नहीं भरना चाह रही, क्योंकि मैं इस सम्मान में किसी भी सम्मान के लिए नहीं चाह रही। हम अपने चौथे पड़ाव पर हैं और मैं जो काम कर रही हूँ, मैं अपने सुख को और अपनी उस खुशियों को डाइल्यूट नहीं करना चाह रही। शायद ये किसी और का हक होगा, ये चौथा पाड़ा हमारा कृतज्ञता यापन का है, और मैं जो कुछ मैंने आता है मैं उसको वापस देना चाह रही हूँ। तो मैं उसमें बस मुझे उस खुशी को, मैं अपनी खुशी को पूरा लेना चाहती हूँ। और लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मैंने कहा, आपने कह करके 2 बार फॉर्म के लिए भी 3 बार ओम भाई का मैसेज भी आया, आपका फॉर्म नहीं आया, तब हमने कहा मैं आपसे विनम्र, इसके बाद अब आप हमसे कोई और काम ले लीजिए, किसी प्रक्रिया में ले लीजिएगा, बस मुझे इस जगह आप बख्श दीजिए। तो आज मैं इस मंच की बहुत आभारी हूँ। 4 साल से जैसे विनीता ने बताया, 2018 जयपुर के अधिवेशन से हम जुड़े और उसके बाद से निरंतर जुड़े हैं। बहुत अध्ययन इन्होंने हमें करा लिया, शायद जितना हमने 40 साल में अध्ययन नहीं किया, जितना हमने इन 4 सालों में किया है। और ये लाभ शायद सभी को मिला है, इसलिए हम सभी एक बार ओम भाई के लिए फिर तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता, बहुत बहुत तुम्हें सबको बधाई, सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। ये रामायण कॉन्फ्रेंस की 2-3 बार बात हो गई, तो मैं आपको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगली और 5वीं अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस ऋषिकेश में होगी। उसकी तिथियां हैं 1, 2, 3 मार्च। तो बस अब वशिष्ठ जी ऋषि और विश्वामित्र ऋषि की भूमि है। इसकी आज पहली बार मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ। इसकी वेबसाइट पे तैयार है, 1-2 दिन में उसको हम रिलीज कर देंगे। तो वहाँ पे आइए और रामायण के संशोधन पत्र पर चर्चा करें। तो प्रभु ने चाहा तो अच्छे से संपन्न होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आदरणीय साहित्य जी को मैं क्या कहूँ, धन्यवाद कहने में बड़ा छोटा सा लगता है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे और एक भाई मिल गया। तो मैं तो इनको अपना, ये मुझे बड़ा भाई माने ना माने, तो मैं तो उनको अपना छोटा भाई समझता हूँ। मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ, आपका तो इतने विनम्र हैं। और जैसे मैं जब भी मुझे काम होता है और बड़े व्यस्त हैं दुबई में,
इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और प्रोफेशन में अपना परिवार है, बच्चे हैं। उसके साथ में जब भी मैंने इनसे संपर्क स्थापित किया, पहली बार नहीं है, इन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं समय अपना निकाल कर हमेशा मेरे आमंत्रण को, निवेदन को स्वीकार किया है। तो मैं बहुत आभारी हूँ साहित्य जी आपका कि आपने इस आमंत्रण को स्वीकार किया, आप पधारे और आज इनका संचालन किया। सो और से ज्यादा तो क्या कहो, और हम तो मथुरा भा रहे हैं, ज्यादा क्या कह सकें। नहीं, बहुत कुछ रहे हो। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी आगंतुकगण, हमारे मुख्य अतिथि, विशेष सम्माननीय अतिथि श्रीमती शशि पादा जी, श्री कमलेश भट्ट कमल जी, श्री जगदीश व्योम जी, पुनः डॉक्टर श्री हरसिंह पाल जी, और सभी जो सम्मान जिन्होंने काव्यश्री, काव्य भूषण, काव्य विभूषण, और पुनः श्री विनीता जी, जिनके स्वरों में ही विनय हमेशा झलकता है, का आपको काव्य रत्न के सम्मान से शोभायमान किया गया है। जो आप हो रही हैं स्वयं ही शोभायमान है। यह तो केवल एक प्रयास है परस्पर एक दूसरे के लिए विनय प्रकट करने का, सम्मान प्रकट करने का, और यह प्रेम जो हमें यहाँ प्राप्त होता है, यह वात्सल्य जो प्राप्त होता है, मैं पुनः उस वात्सल्य को प्रणाम करता हूँ। सभी ने अपने अपने परिचय में कहा, पर ओम भाई साहब ने जो कहा कि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हिंदी साहित्य और इससे मेरा कहीं दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में कहीं संबंध नहीं है, लेकिन नाम राम को कल्पतरु कर कल कल्याण निवास। तो जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी भी जैसे भांग से तुलसीदास हो गए, मुझे भी यहाँ श्री रामचरित भवन से जोड़ करके यह अवसर प्राप्त होता है, और मैं यह सेवा कर पाता हूँ किंचित, लेकिन पिपासा बनी रहती है कि और समय मिले, प्रभु समय दें और इसमें हम सेवा कर सकें। पुनः प्रणाम करता हूँ और आज्ञा लेता हूँ ओम जी से कि आज की इस सभा को हम आगे इस धारा को प्रवाहित करते रहें। पुनः यह जो बड़ी घोषणा हुई है कि रामायण का अधिवेशन मार्च में किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सभाओं का समापन नहीं होता, सभाओं का तो क्रमशः आगे की घोषणाएं हो जाती हैं, उसका आगे का निर्धारण हो जाता है। तो यह राम जी की कृपा से निर्धारण हुआ, बहुत सुंदर। पुनः सभी को बधाई, विश्व हिंदी दिवस की पुनः बधाई।